Hello everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome. Today we are going to talk about quality. What is quality? क्वालिटी मतलब किसी चीज़ का स्टैंडर्ड जिसको हम किसी दूसरे के अगेंस्ट में मेजर करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास मान लो एक चॉकलेट आइसक्रीम है और एक दूसरे ब्रांड की चॉकलेट आइसक्रीम है, तो हम मेजर करते हैं कि कौन सी चॉकलेट आइसक्रीम ज़्यादा टेस्टी है, ज़्यादा स्मूथ है और मे बी अगर उसमें क्रंची है। सो बेसिकली हमारे पास एक स्टैंडर्ड होता है कि नहीं, वो वाली उसकी क्वालिटी अच्छी थी, इसकी क्वालिटी एवं है थोड़ी सी। सो क्वालिटी मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का एक मेजरमेंट कि कितनी अच्छी है वो, उसके जितने भी हम पैरामीटर्स की बात करते हैं तो हम उन सारे पैरामीटर्स के हिसाब से किसी भी चीज़ की क्वालिटी डिसाइड करते हैं। अब आते हैं हमारे चैप्टर पे। नाउ दिस चैप्टर क्वालिटी विच इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ चैप्टर। अभी जब आप इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा व्हाई इज इट टाइटल्ड एज क्वालिटी, बिकॉज द पर्सन जॉन गैल्सवर्दी हु हैज रिटन दिस वन एंड दिस इज अ वेरी शॉर्ट वन। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंप्लीफाइड एंड अब्रिज्ड। इसका मतलब पहले मैं आपको बता दूं। सिंप्लीफाइड एंड अब्रिज्ड का मतलब होता है कि ये जहाँ से लिया गया है या जिस पर्टिकुलर नॉवेल से या ये जिस पर्टिकुलर बुक से ये लिया गया है, इसमें पूरा कंटेंट सेम है। द ओनली थिंग इज उसको आपने शॉर्ट कर दिया है। समरी नहीं कहेंगे इसको हम। अब्रिज्ड का मतलब होता है यू हैव ओमिटेड फ्यू लाइन्स, लेकिन उसका कंटेंट, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो डिफरेंट नहीं हुआ है। ओके, सो दिस पर्टिकुलर चैप्टर क्वालिटी, इट टॉक्स अबाउट a pair of brothers, okay, and Gessler brothers. They are shoemakers and they are amazing at their work. The quality of their shoes is so good that they last really long. You would not want to visit them again very soon. ये उनकी स्टोरी है। लाइक जहाँ पे हम, जैसे आज की डेट में हम बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण एवरीथिंग जिसको पहले हैंडमेड होती थी आज की डेट में इंडस्ट्रीज में बन जाती है, मशीन्स में बन जाती है, एंड इट्स वेरी इजी। लेट्स टॉक अबाउट द स्वेटर्स। एक टाइम पे योर मदर्स, योर ग्रैंड मदर्स, ये लोग जो है स्वेटर को पूरा निट करते थे। तो वो जो हैंडमेड स्वेटर होता है उसकी फील, उसकी वार्मथ बहुत अलग होती थी। आज की डेट में इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक, क्योंकि वो आपकी मशीन्स में बन जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में बन जाते हैं, लेकिन क्या उसमें वही सेम फीलिंग आती है? ऑब्वियसली नहीं आती है। सो आप जब हाथ से कोई चीज़ बनाते हो तो उसकी अलग फीलिंग होती है। क्यों? क्योंकि उसमें आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्ट। एन आर्टिस्ट, लाइक if you are a painter, if you are a dancer, or if you cook, everything has art. आप एक आर्टिस्ट हो। वेन एवर यू डू समथिंग अलॉन्ग, लाइक जिसमें आपका हार्ट एंड सोल आप उसमें इन्वॉल्व करते हो, तो उसको कहते हैं आर्ट। अ कैमरामैन कैन बी एन आर्टिस्ट, अ डांसर कैन बी एन आर्टिस्ट, अ पेंटर कैन बी एन आर्टिस्ट, अ शेफ कैन बी एन आर्टिस्ट। द वे यू प्रेजेंट फूड इज वॉट? इट इज आर्ट। उसी तरीके से द शू मेकर्स, द गेस्लर ब्रदर्स हियर जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, they are artists because they are amazing at their work. So usually जैसे हमें शू में शू बाइट्स हो जाती है या नए शूज़ जब हम पहनते हैं, they are very uncomfortable, but if you will put your foot in these shoes made by Gessler brothers, ऐसा लगेगा they are so comfortable as if they were made for you. So now the small introduction that I have given you about the chapter, so we know that this chapter is about Gessler brothers जो कि शू मेकर्स हैं। बट हमारे जो ऑथर हैं जिन्होंने इस पूरे चैप्टर को नरेट किया है, ही इज़ अ क्लाइंट। वो उनके एक क्लाइंट हैं। जब हम चैप्टर को बात करेंगे, सो यू विल कम अक्रॉस द प्रॉब्लम्स दैट दीज स्मॉल शॉपकीपर्स दे फेस। जो लोग, जैसे हम बड़ी बड़ी शॉप्स में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, दे ऑल रन बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। लेकिन जो लोग एडवर्टाइज नहीं करते, जो जेन्युइनली काम करते हैं, उनकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट हो जाती है, यहाँ पे हम इस चैप्टर में इस बारे में पढ़ेंगे। बहुत इमोशनल है, बहुत सारे इमोशनल कनेक्ट्स रहेंगे। यू वुड फील बैड फॉर द शू मेकर और यू वुड फील बैड फॉर द क्लाइंट। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर। बिफोर यू रीड, कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too.
येस, अ शू मेकर कैन बी एन आर्टिस्ट, अगर उसको अपने काम में करने में उसी पैशन के साथ, उसी प्राइड के साथ अगर वो अपना काम करता है तो ही कैन बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट इन हिज ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है, आप जो काम कर रहे हो, जैसे ट्रेड इज यूजुअली व्हाट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स, जिसके लिए आपको पैसे दिए जाते हैं, यू आर पेड फॉर इट। सो व्हेन हियर वी टॉक अबाउट ट्रेड, तो जो वो काम कर रहे हैं अगर वो उतने ही हार्ट एंड सोल के साथ वो काम कर रहे हैं तो येस ही इज एन आर्टिस्ट and he has the same respect for his work and he deserves the same respect as well, because why, any work where you are putting your efforts, where you're giving your 100% deserves a lot of respect. Mr. Gessler, a German shoemaker settled in London, is a perfect artist. ये पूरी स्टोरी किसके बारे में है, वी आर टॉकिंग हियर अबाउट मिस्टर गेस्लर, जो कि एक जर्मन शू मेकर हैं जो कि लंदन में सेटल हुए हैं. Read the story to see how he devotes his life to his art. What is his art? His art is shoemaking. And how he devotes his life, which means he spends his entire life doing what he loves. Devotes का मतलब होता है give all or most of one's time or resources to a person or activity. Okay, so let's begin this chapter. I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boots. So here we are talking about the writer of the story. The writer here is saying कि ये जो शू मेकर है मिस्टर गेस्लर हैं, इसको वो कब से जानते हैं, when he was a child, because he used to make his father's boots. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. So they are like these brothers, Gessler brothers. So here he is talking about the younger one. Okay, he is talking about the younger brother and he is saying that he used to live with his older brother. And उनकी shop कहाँ थी? It was a small shop which was there like a by street in a fashionable part of London. So एक by street का मतलब क्या होता है? एक separate out of the way or cross street, मतलब जैसे मेन स्ट्रीट जो होती है उसके एक यू कैन से उसके साथ लगी हुई एक छोटी सी स्ट्रीट थी उसके, और एक बहुत ही फैशनेबल पार्ट लंदन के एक बहुत ही पॉश एरिया में इनकी एक छोटी सी शॉप थी. The shop had a certain quite distinction. अब जो एक लंदन के एक फैशनेबल सी एरिया है उसमें इनकी छोटी सी शॉप है, लेकिन वो शॉप जो थी उसमें कुछ अलग बात थी. डिस्टिंक्शन मतलब जो दूसरों से अपने आप को अलग करती है. What was the difference? There was no sign upon it other than the name of Gessler Brothers and in the window a few pairs of boots. Usually अगर आज आप मार्केट में जाओगे so you will see a shiny board और उसमें लाइट्स लगी होती हैं. The showroom is awesome. आपके पास बाहर डिस्प्ले में बहुत सारी चीज़ें रखी रहती हैं. Why do they do this? Because they would want to attract the clients. They would want to attract the customers. But this shop, how was it different from others? The shop, it only had one signboard, Gessler Brothers, and nothing. And then there was a display outside जो एक ग्लास का डिस्प्ले था जिसमें सिर्फ कुछ शूज रखे हुए थे to actually inform that it's a shoe shop, and that is it. He made only what was ordered. Now, it was not a shop where already made shoes were kept and you go there, you like one and you buy one and you came home. No, he only used to make shoes on order. वो सिर्फ ऑर्डर पे जो शूज़ आते थे उन्हें ही बनाते थे. And what he made never failed to fit. The amazing quality of those shoes was such कि आप कोई भी जब उसको पहनता था तो वो कंप्लेन नहीं कर सकता था कि यार शायद छोटा हो गया या थोड़ा ढीला हो गया या शू बाइट हो रहा है. There was no complaint. To make boots, such boots as he made seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. इतने अमेजिंग शूज़ बनाना. सो जो हमारे राइटर हैं वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे तब भी ऐसा लगता था और मुझे आज भी ऐसा लगता है कि यार इनके जो शूज़ हैं वो कितने मिस्टीरियस होते हैं, कितने वंडरफुल होते हैं, बिकॉज दे फिट एज इफ यू नो आपके पैर में रख के किसी ने बनाया हो, एकदम परफेक्ट. I remember well my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot. तो एक दिन जब वो फर्स्ट टाइम अपने पापा के साथ तो वो जाते थे, बट एक दिन जब वो फर्स्ट टाइम अपने पैर का नाप देने के लिए उनके सामने जब उन्होंने अपना पैर स्ट्रेच किया
तब he was feeling shy. उनको बहुत अजीब सा लग रहा था. He was feeling a bit uncomfortable. And what did he say? उन्होंने एक shy remark दिया. What did he say? Isn't it awfully hard to do, Mr. Gessler? उन्होंने क्या बोला कि क्या ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है शूज़ बनाना? awfully मतलब very. ओके, सो awfully मतलब जब हम नेगेटिव तरीके से बोलते हैं तो जैसे इट वॉज awfully बैड और इट वॉज awfully पेनफुल, मतलब बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था. सो awfully हार्ड टू डू मतलब ये जो शूज़ आप बनाते हो वो भी इतने अमेजिंग शूज़, ये बहुत मुश्किल नहीं है. एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, इट इज़ नॉट. नाउ ही वॉज अ जर्मन, तो उनका जो एक्सेंट था वो जर्मन था. Okay, so though what is he saying here? It is an art. It is an art. But how did he say it? He said it like this. It is an art. Okay. So try to practice the German accent. Maybe you would like actually get good at it. So Mr. Gessler ने क्या कहा जब उन्होंने ये question कहा? Mr. Gessler ने कहा एंड ही हैड अ रेड बियर्ड, मतलब जो जर्मन होते हैं ना उनकी जैसे बियर्ड होती है वो थोड़ी रेडिश होती है. सो ही हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस और उन्होंने क्या कहा, ये तो एक आर्ट है, ये एक कला है. एंड ही लव्स हिज जॉब. It was not possible to go to him very often. Now what was he saying? What is this writer saying? कि it was not possible कि आज गए 2 महीने बाद फिर एक शू खरीदने चले गए या फिर मे बी 6 months बाद एक और शू का पेयर खरीदने चले गए. That was not possible. Why? His boots lasted terribly, having something beyond the temporary, some essence of boots stitched into them. वो जो शूज़ थे वो इतने स्टडी थे और इतनी अमेजिंग क्वालिटी के थे कि वो ख़राब ही नहीं होते थे. लास्टेड टेरिबली का मतलब होता है इफ़ समथिंग वी से कि नहीं दैट लास्ट लॉन्ग, मतलब वो बहुत टाइम तक चलती है. लास्टेड टेरिबली मीन्स लास्टेड वेरी लॉन्ग. ओके, हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी, उनमें कुछ अलग ही बात थी. सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम. एसेंस का मतलब क्या होता है? द इंट्रिंसिक नेचर और इंडिस्पेंसिबल क्वालिटी ऑफ समथिंग विच डिटरमाइंस इट्स कैरेक्टर. मतलब इन जो शूज़ में कुछ अलग ही बात थी. द वे दे वर मेड, उनकी जो स्टिचिंग थी, जो लेदर यूज़ हुआ था, जो कटिंग्स थी, वो उसका जो उसमें एक अलग ही बूट का एसेंस था. One went in not as into most shops, but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair waited. So वहाँ पे आप जब जाते थे तो ऐसा नॉर्मली क्या होता है जब हम शॉप में जाते हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी शॉप में होते हैं, हम अलग अलग शूज़ को देखते हैं, निकालते हैं, ट्राई करके देखते हैं. इफ़ यू लाइक समथिंग तो हम उनसे बोलते हैं इसमें अगर साइज़ चाहिए एंड ऑल. लेकिन वहाँ ऐसा कोई कियोस्क नहीं था. आप जब उस शॉप में जाओगे तो ऐसी फीलिंग ही नहीं आती थी कि एक शॉप में आप जा रहे हो. यू वुड फील दैट एज इफ़ यू हैव एंटर्ड अ चर्च. इट वॉज सो पीसफुल आउट देयर. एंड वहाँ पे सिर्फ एक वुडन चेयर थी जहाँ पे आप बैठते थे एंड देन यू यूज टू वेट फॉर द गेस्लर ब्रदर्स टू कम एंड डू द कॉन्वर्सेशन. It was not possible to go to him very often. Okay, this is something we have read. Next. A guttural sound and a tip-tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron, with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots. So once you go inside the shop and you sat on that wooden chair, you would hear, what would you hear? A guttural sound. What is a guttural sound? Harsh and grating. मतलब कि आवाज़ें, जैसे आप शूज़ बना रहे हो तो यू हैव टू यूज़ द हैमर ऑन, तो ये सारी आवाज़ें आपको आएगी. एंड सडनली द टिप टैप ऑफ हिज स्लिपर्स, मतलब जब कोई सीढ़ियाँ उतरता है तो उसके चप्पल की आवाज़ आती है, तो दैट इज़ द टिप टैप ऑफ हिज स्लिपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स. बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स मीन्स जो स्टेयर्स थी, इट वॉज अ स्मॉल शॉप, तो ऊपर एक बहुत ही पतली सी जो सीढ़ियाँ थी जो नीचे आती थी, वहाँ से उनकी आवाज़ आती थी. एंड ही वुड स्टैंड बिफोर यू. यहाँ पे उनका फिजिकल एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं कि वो किस तरीके से अपने आप को कैरी करते थे. सो ही वुड नॉट वेयर अ कोट. ओके, सो देयर वाज नथिंग लाइक ही वाज एडवर्टाइजिंग और ही वाज प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ. सो उनके पास कोट नहीं होता था. अ लिटिल बेंट. Now maybe because of a lot of work he would always be a little bent in leather apron.
and he used to wear a leather apron. Apron क्या होता है? Usually, you know, if you're a chef or if you have seen a chef, तो एक मटेरियल होता है जिसको आप अपने ऊपर कवर करते हो so that आपके कपड़े खराब नहीं हो. A protective garment worn over the front of one's clothes and tied at the back. With sleeves turned back, और जो sleeves होती थी उनकी वो उसको पूरा चढ़ा लेते थे. Blinking as if awakened from some dream of boots. और वो कैसे blink करते थे, मतलब अपनी पलकें कैसे झपकाते थे, जैसे हम सो के अचानक से उठते हैं. तो जैसे हम कोई नींद में थे, हम कोई सपना देख रहे थे, तो हम कैसे उठते हैं, उस तरीके से वो उठ जाते हैं. And I would say, how do you do, Mr. Gessler? और जैसे ही वो नीचे आते हैं तो हमारी जो राइटर हैं इसके, वो क्या कहेंगे? How do you do, Mr. Gessler? Could you make me a pair of Russian leather boots? And then he would say that, he would ask that if you can make a pair of Russian leather boots for me. Without a word, he would leave me retiring whence he came. Now, जैसे ही आप उनसे बोलोगे कि क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर में बूट्स आप मेरे लिए बना सकते हो, he would not say anything. He would not start talking to you like, oh बिल्कुल बिल्कुल मैं तो बहुत अच्छा बनाता हूँ, बिल्कुल आपको कैसा चाहिए. No, he would simply leave you there. Why? Without a word, he would leave me retiring whence he came. Retiring means he will just leave. Whence का मतलब क्या होता है? From where. So he would leave me and like go from there he came. तो जहाँ से वो आए थे वो वापस वहीं चले जाते हैं. और into the other portion of the shop. तो या तो जहाँ वो ऊपर से आए थे वो वापस ऊपर चले जाएंगे, या तो शॉप का जो एक और पोर्शन था वो वहाँ पे चले जाएंगे. And I would continue to rest in the wooden chair inhaling the incense of his trade. और मैं बस अपनी चेयर पे बैठा बैठा वेट करता था, क्योंकि आसपास जो लेदर की स्मेल आती है, लेदर की जो एक इंसेंस आती है वो आती होती थी. एंड आई यूज्ड टू जस्ट स्मेल इट एंड एंजॉय. Soon he would come back holding in his hand a piece of gold brown leather. अच्छा, ये जो हैं जो गेस्लर ब्रदर जिनकी हम बात कर रहे हैं, he would not talk much. वो ज़्यादा बोलते ही नहीं थे. तो ही वुड, जैसे ही आपने उनको अपनी रिक्वायरमेंट बताई, ही विल गो एंड ही विल गेट द बेस्ट थिंग फॉर यू. सो ही केम बैक विद अ गोल्ड ब्राउन लेदर विथ आईज फिक्स्ड ऑन इट. ही वुड रिमार्क एंड ही वुड, बिकॉज ही वॉज प्राउड ऑफ हिज वर्क, ही वॉज सो मच इन टू वर्क. सो उसको देखते हुए, मतलब वो जो बंदा है जो सामने उनसे बात कर रहा है, वो उसको देखेंगे भी नहीं, इसको देखते देखते व्हाट वुड ही से? व्हाट अ ब्यूटिफुल पीस. नाउ वो पी को बी बोलते हैं. Okay, so what a beautiful, and T को D बोलते हैं. So you have to remember this. So he would say, what a beautiful piece. When I too had admired it, he would speak again. So once he would show you and he would talk about that, you also have to admire it. Because it is not something that, he's like just he has ordered. He would get the best of the leather in the entire city. वो जब उसको एडमायर करते, मतलब आप भी जब बोलोगे हाँ ये तो बहुत अच्छा पीस है, देन ही वुड स्टार्ट टॉकिंग. व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड, ही वुड स्पीक अगेन. व्हेन डू यू वांट देम? कब चाहिए आपको, कितने टाइम तक चाहिए? एंड आई वुड आंसर, ओह एज सून एज यू कन्वीनियंटली कैन. मतलब जितने टाइम में आप कन्वीनियंटली, मतलब मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ कि मुझे 2 दिन में चाहिए या 10 दिन में चाहिए. जितने टाइम में आप कन्वीनियंटली इसको बना सकते हो, यू प्लीज गिव इट टू मी देन. And he would say tomorrow fortnight, which means कल से लेके 15 दिन. Tomorrow fortnight. Fortnight का मतलब होता है an entire period of 14 days. So then what did he say? Tomorrow fortnight मतलब आज से 15 days बाद you can come and take it. और if he were his elder brother. So अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? We are talking about the younger brother. लेकिन अगर elder brother होते उनके, तो वो क्या कहते? I'll ask my brother. So he'll say कि नहीं, मैं अपने भाई से पूछ के बताता हूँ. I'll ask my brother. Then I would murmur, thank you, good morning, Mr. Gessler. And then as he would leave, he'll say, thank you, good morning. Good morning, he would reply, still looking at the leather in his hand. And he would still only look at his leather that, okay, वो कैसे बनाना उनका दिमाग में चल रहा है. And he would not even look at the client. He'll just say, okay, good morning, thank you, bye-bye. And as I moved to the door, I would hear that, sorry, this is done. So, okay.
Now here what they are saying, and as I moved to the door, I would hear the tip tap of his slippers going up the stairs. तो जैसे ही वो दरवाजे की तरफ जाने लग जाएंगे, he would again hear that he is going upstairs. वो वापस उनके जो चप्पल की आवाज़ है वो आने लग जाएगी. To his dream of boots. बिकॉज वॉट इज ही सेइंग कि ऐसा लगता है वो इतने रिलीजियसली अपने काम को करते हैं, इतने इंडस्ट्रियस मतलब वो बहुत इंडस्ट्रियस हैं. इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, बहुत मेहनती हैं और बहुत लॉयल हैं. तो वो जिस तरीके से अपने काम को करते हैं ऐसा लगता है कि वो एक बूट्स का ड्रीम देख रहे हैं और वो वहाँ से उनको किसी ने बुला लिया है. एंड देन ही वुड टॉक टू यू एंड ही विल गो बैक टू द ड्रीम ऑफ बूट्स. I cannot forget that day on which I had occasion to say to him. So one day what happened, so he is telling, अब ये पूरे अपने पास्ट के बारे में नरेट कर रहे हैं. तो ये बता रहे हैं कि एक बार क्या हुआ था कि मेरे को एक मौका मिला उनसे बोलने का. यहाँ पे क्या है, I had occasion to say, मतलब एक दिन मुझे बोलना पड़ा उनसे. क्या? Mr. Gessler, that last pair of boots creaked, you know. तो उसने क्या कहा, मिस्टर गेस्ले वो जो आपने जो लास्ट टाइम वो जो मुझे शूज़ बना के दिए थे ना, दे क्रीड, मतलब उनमें से एक आवाज़ आ रही थी. He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement. तो वो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि वो जो मिस्टर गेस्लर थे वो उसको कैसे देख रहे थे हमारे राइटर को कि एज इफ उसने गलती से कुछ बोल दिया है. एंड इधर ही वुड से नहीं मैं तो ऐसे ही कह रहा था. विदड्रॉ हिज स्टेटमेंट मतलब वो अपने शब्द वापस ले लेंगे. और मे बी मैं बोलूँगी कि नहीं वो स्टार्टिंग में करे थे बट नाउ दे आर ओके, और समथिंग क्वालिफाई करने के लिए. इट शुडंट हैव क्रीक्ड. सो व्हाट डिड ही से, इट शुडंट हैव क्रीक्ड, मतलब उसमें से तो आवाज़ नहीं आनी चाहिए थी. इट डिड, आई एम अफ्रेड, लेकिन हमारे राइटर ने क्या कहा, लेकिन उसमें से तो आवाज़ आई. You got them wet before they found themselves. अब वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हो सकता है आपने उन्हें गीला कर दिया होगा. बिकॉज लेदर शूज़ जो होते हैं यू हैव टू सेव इट फ्रॉम वाटर, अदरवाइज लेदर पूरा ख़राब हो जाता है. सो उन्होंने क्या कहा, हो सकता है आपने गीला कर दिया होगा. आई डोंट थिंक सो. राइटर ने क्या बोला, नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया. At that he lowered his eyes as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. ऐसे में जैसे ही मैंने कहा कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, उन्हें गीला नहीं किया, तो he lowered his eyes and he started thinking as if वो उस शू को जब उन्होंने बनाया था उसकी पूरी मेमोरी में वापस गए हों. एंड हमारे राइटर को क्या लगा कि अरे यार मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, थोड़ी बहुत आवाज़ आ गई तो क्या हुआ. ऐसा लग रहा था उन्होंने बहुत ही ग्रेव थिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ही सीरियस मिस्टेक कर दी हो, बहुत ही ज़्यादा गलती कर दी हो. सेंड देम बैक मतलब आप उसको वापस लेके आ जाओ. ही सेड, आई विल लुक एट देम, मैं उन्हें एक बार देखना चाहता हूँ कि उसमें से आवाज़ क्यों आ रही है. सम बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, आर बैड फ्रॉम बर्थ. उन्होंने क्या बोला, कुछ जो शूज़ होते हैं ना वो बर्थ से ही ख़राब होते हैं. इसका मतलब जब आप उनको बनाते हो तब से ही ख़राब होते हैं. इफ़ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल. उन्होंने क्या कहा कि आप उनको लाके मुझे दो, आई विल चेक देम. अगर उसको ठीक कर पाता हूँ तो इट्स ओके, लेकिन अगर वो ठीक नहीं हो पाते हैं तो मैं आपके पैसे आपको पूरे वापस कर दूंगा. नाउ दैट इज़ अ साइन ऑफ हाउ लॉयल ही वॉज. Once only I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. एक दिन क्या हुआ, इसको कुछ शूज़ चाहिए होंगे हमारे राइटर को, तो वो शूज़ के लिए ऑर्डर देने के लिए गए. बट वो उस दिन शायद कहीं से आ रहे थे, मे बी उनको अर्जेंटली इमरजेंसी में कुछ शूज़ खरीदने पड़े, तो उन्होंने जाके मॉल से या किसी नॉर्मल शॉप से वहाँ से एक नॉर्मल शूज़ खरीद लिए थे एंड वही पहन के वो इनकी शॉप में चले गए. He took my order without showing me any leather and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बार उन्हें कोई लेदर ऐसा नहीं दिखाया. जो इनके ऑर्डर थे वो पूरे ऑर्डर ले लिए, बट ही वॉज कंटिन्यूसली लुकिंग एट हिज शूज़ एज इफ उनकी जो आईज़ हैं वो शूज़ के अंदर जो उसकी ख़राब क्वालिटी है उसको भी देख सकते हैं. His eyes penetrating at the inferior covering. Penetrating का मतलब होता है अंदर तक देख पाना.
एबल टू मेक अ वे थ्रू और इनटू समथिंग, ओके। सो अंदर तक जैसे वो देख पा रही थी, द इंफीरियर कवरिंग, इंफीरियर मतलब जो कम क्वालिटी है, लेस क्वालिटी की जो पूरी कवरिंग है, जो आउटसाइड का जो लेदर है वो कितना खराब था, वो उसको देख पा रही थी। एट लास्ट ही सेड, दोज आर नॉट माई बूट्स, क्योंकि ये तो हमेशा उनके पास से लेते थे, तो उन्होंने जैसे ही देखा वो, उनको बोला नहीं ये तो मेरे शूज नहीं हैं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, not of sorrow, not even of contempt, but there was in it something quiet that froze the blood. अब वो गुस्से से बात नहीं कर रहे थे, there was no anger, nor of sorrow, उसमें पेन भी नहीं था, उसमें ऐसी कोई कंटेम्प्ट भी नहीं था, मतलब जैसे कि ये तो कितने खराब है, एकदम वर्थलेस है, ऐसा भी नहीं था। बट देयर वाज समथिंग, द वे ही सेड दोज आर नॉट माई बूट्स, उसमें कुछ ऐसा था जिससे आपको अंदर तक ऐसा लगा, यू नो, लाइक एज इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, फ्रोज द ब्लड। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. So shoe को देखते ही, now the person was already wearing the shoes. So उन shoe को देखते ही जो left boot में उन्होंने एक ऐसी जगह टच किया जहाँ वो exactly वहीं पे वो uncomfortable था. So he was that good at his work. Now I would, if you're there, it hurts you there. इसका मतलब क्या होता है, ये तुमको वहाँ पे पेन कर रहा होगा. He said, those big firms have no self-respect. Now this person has started talking about the big industries that make shoes, but they do not take care of the qualities. Now this person has actually started talking. Usually ये बात नहीं करते, but today he was talking. What did he say? Those big firms, they have no self respect. ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, इनमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है. And then as if something had given way within him, as if उन्हें कुछ हो गया, किसी ने उनको जो बहुत बुरी तरह से हर्ट कर दिया होगा. He spoke long and bitterly. और उसके बाद वो उनसे बात करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया. So he spoke long and bitterly. मतलब अब वो जब बात कर रहे थे, जैसे when sometimes it happens when something really hurts us, तो हम अपना जो गुस्सा होता है, अपनी जो पेन होती है, हम उसको वेंट आउट करने लग जाते हैं. And he was doing exactly the same thing. It was the only time I ever heard him discuss the conditions and hardships of his trade. So that was the only time when our writer, he heard him. जिस तरीके से वो पूरा बता रहे थे कि जो वो काम करते हैं उसमें कितने प्रॉब्लम्स आते हैं. कंडीशंस एंड हार्डशिप्स का मतलब क्या होता है, सीवियर सफरिंग, जो आपको पेन्स झेलने पड़ते हैं ऑफिस ट्रेड, इनके पूरे काम में. दे गेट इट ऑल, ही सेड, दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट नॉट बाय वर्क. अब वो बात किसके बारे में कर रहे हैं यहाँ पे, बड़े बड़े फर्म्स के बारे में कर रहे हैं. और क्या बोला उन्होंने कि जो ये बड़े फर्म्स हैं, इनको अपना जो इतने ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं, इनके पास जो इतने सारे लोग आके चीज़ें खरीदते हैं, ये इसीलिए नहीं मिलते हैं बिकॉज इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. दे जस्ट एडवर्टाइज इट, और एडवर्टाइजमेंट के कारण उनको इतनी सारी चीज़ें मिलती है. दे टेक इट अवे फ्रॉम अस who love our boots. Now he's saying that we love our boots. हम इतनी मेहनत करते हैं, the way we make it, it's perfect, and हम अपने boots से बहुत प्यार करते हैं, but they just they take away everything from us. It comes to this. Presently I have no work. अब वो अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि अब ऐसी नौबत आ गई है कि आज की डेट में मेरे पास काम ही नहीं है. क्यों? क्योंकि इफ़ यू कम हियर टू बाय अ पेयर ऑफ शूज़, यू विल हैव टू गिव देम सम टाइम, मे बी 15 days. आफ्टर 15 days ही विल रिटर्न यू द बूट्स. मतलब वो आपको बना के देंगे बिकॉज वो हैंडमेड है. लेकिन जब आप बाहर जाते हो, सो इट्स अ मैटर ऑफ 5 minutes. यू गो, यू चेक इफ इट फिट्स, यू वेयर देम एंड यू कम बैक. सो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि अब ऐसी नौबत आ गई कि आज की डेट में मेरे पास कोई काम ही नहीं है. Every year it gets less, you will see. And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before. Bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. So जब उन्होंने पोएट के साथ अपनी ये पेन अपना डिस्कस किया, तब पोएट को लगा कि ओ माय गॉड, ही इज़ सफरिंग सो मच. तब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में नोटिस करी. क्या नोटिस करी कि उनके फेस पे कैसे रिंकल्स आ गए थे बिफोर टाइम, और वो जो थे उनके साथ कितनी बिटर चीज़ें हो रही थी, और कितना
बिटर स्ट्रगल मतलब कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था उनको. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ही इवन नोटिस कि जो उनकी जो दाढ़ी थे उसमें कितने सारे ग्रे हेयर आ गए थे, विच मीन्स दैट वो एज कर रहे थे. एंड नाउ ही वॉज ऑल्सो स्ट्रगलिंग. सो क्या होता है विथ एज एंड विथ स्ट्रगल, जो आपके फेस पे वो दिखने लग जाता है. एंड टुडे वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आवर राइटर ऑथर ही noticed everything on his face. As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots. तो अब उनको क्या हुआ, राइटर जो थे जो हमारे ऑथर हैं जिन्होंने ये लिखा है, उनको बहुत ज़्यादा शेम फील होने लगा कि यार मैं ये क्यों पहन के आया. इट हैज़ हर्ट द पुअर मैन सो मच. तो ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग कि नहीं उस वक्त ये हुआ था या ऐसा कुछ हुआ था और मेरे शूज़ को ऐसा हो गया था या मेरे पास शूज़ नहीं थे एंड कैसे सर्कमस्टेंसेस में मुझे वो शूज़ खरीदने पड़े. सो बेसिकली ही वॉज गिवन एन एक्सप्लेनेशन टू द शू मेकर सो दैट द पेन दैट ही हैज़ कॉज्ड हिम कुड बी टेकन अवे. But his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. लेकिन उनका जो फेस था, उनकी जो आवाज़ में जो पेन था, उसको देख के I was not able to understand what to do. And what did I do? I ordered as many pairs of shoes as I can. They lasted longer than ever, and the shoes that he made, they were wonderful and they lasted longer than ever. मतलब वो तो खूब चले. And I was not able to go to him for nearly 2 years. मतलब उन्होंने जो शूज़ के पैर ऑर्डर किए थे वो इतने अच्छे चले कि 2 साल तक उनको दूसरे शूज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. It was many months before my next visit to his shop. So अब वो क्या बोल रहे हैं, this time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. अब क्या हुआ, आफ्टर 2 years लाइक बहुत टाइम बाद उन्होंने उनके शॉप पे वापस विजिट किया, लेकिन दिस टाइम that man was not there. उनके elder brother थे. This time it appeared to be his elder brother and he was handling a piece of leather. Well, Mr. Gessler, I said, how are you? He came close and peered at me. So now this person, when he came and when he entered, he said, hi Mr. Gessler, hello, how are you? So he peered at me closely, मतलब बहुत ही ध्यान से किसी को देखना. I am pretty well, he said slowly, but my elder brother is dead. तो उन्होंने क्या कहा कि मैं ठीक हूँ बट मेरे जो elder brother हैं he is no more, he is dead. And I saw that it was indeed himself, but how aged and wan. And never before had I heard him mention his brother. Much shocked, I murmured, oh, I'm sorry. So that was the time when he saw that वो कितने ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे. एंड वैन का मतलब पेल एंड वीक. वो बूढ़े हो गए थे, वो बहुत वीक हो गए थे एंड उन्होंने इससे पहले कभी अपने भाई के बारे में बोला नहीं था. बट टुडे व्हेन ही टॉक्ड देयर वाज अ पेन इनसाइड. मच शॉक्ड एंड इवन आवर ऑथर वाज वेरी शॉक्ड. एंड व्हाट डिड ही से? आई एम सॉरी. मर्मर्ड मतलब इतना धीरे से बोलना कि वो प्रॉपरली सुनाई भी नहीं देता. तो उन्होंने क्या कहा? आई एम सॉरी टू हियर दैट. Yes, he answered. He was a good man. He made a good boot. उन्होंने क्या बोला? Yes, वो बहुत अच्छे थे. He was a good man और वो बहुत अच्छे शूज़ बनाते थे. But he is dead. And he touched the top of his head. और बात करते करते he touched the top of his head, where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother, to indicate, I suppose, the cause of his death. तो उन्होंने जैसे अपने सर पे छुआ तो यहाँ पे बहुत ही कम बाल थे. ही वॉज ऑलमोस्ट बॉल्ड देयर. और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने ब्रदर की डेथ का रीज़न बता रहे हों. मे बी अ लॉट ऑफ लाइक वरीज और टेंशन. डू यू वॉन्ट एनी बूट्स? फाइनली उन्होंने क्या पूछा? डू यू वॉन्ट एनी, आपको कुछ शूज़ चाहिए? एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड. और उन्होंने जो लेदर थे वो अपने हाथ में रख लिए टू शो कि उनके पास किस टाइप के लेदर हैं. इट्स अ ब्यूटिफुल पीस. मतलब ये एक बहुत अच्छा पीस है. सो ही वॉज शोइंग द लेदर टू द राइटर. Yes, he answered. He was a good man. He made a good boot. Sorry, I have read this. Yeah, I ordered several pairs. It was very long before they came, but they were better than ever.
Now this person, he again ordered a lot of pairs and this time they were amazing, they were better than ever. बहुत ही amazing quality थी. One simply could not wear them out. मतलब कि वो खराब ही नहीं होते थे. Wear them out का मतलब be used until no longer in good condition. तब तक यूज करो जब तक वो खराब ही नहीं होते. And soon after that I went abroad. और जैसे ही उन्होंने ये ऑर्डर किया, सारा कुछ किया, उसके बाद वो मतलब कोई फॉरेन कंट्री में चले गए. इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन. और 1 साल बाद वो वापस लंदन आए. एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स. एंड फर्स्ट शॉप कहाँ गए? वो गेस्लर की शॉप पे गए. आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60. आई केम बैक टू वन ऑफ 75. सो जब वो गए थे वहाँ से तो वो 60 इयर्स के अराउंड थे, बट वो वापस जब आए तब ऐसा लग रहा था वो 75 इयर्स के हैं. वो सिर्फ 1 साल के लिए गए थे लेकिन ऐसा लग रहा था वो 15 इयर्स एज हो गए हैं. पिंच्ड एंड वॉर्न, हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी. एंड इस टाइम पे वो इतने वीक हो चुके थे और जब उन्होंने मेरे को पहली बार देखा, जैसे ही मैंने शॉप में एंटर किया, वो मुझे पहली बार तो जेन्युइनली नहीं पहचान पाए. Do you want any boots? He said. I can make them quickly. It is a slack time. तो जैसे ही उन्होंने देखा तो उन्होंने पहचाना नहीं, सीधा पूछा क्या आपको शूज़ चाहिए? मैं आपको फटाफट बना के दे सकता हूँ. इट इज़ अ स्लैक टाइम. स्लैक टाइम क्या होता है? इट इज़ एन इंटरवल दैट अकर्स व्हेन देयर आर एक्टिविटीज़ दैट कैन बी कंप्लीटेड बिफोर द टाइम व्हेन दे आर एक्चुअली नीडेड. मतलब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो एक शू बनाने में 15 डेज लगते हैं. यूजुअली आपको वो 15 डेज में शूज़ देते हैं, लेकिन स्लैक टाइम मतलब वो अभी आपको 10 डेज में ही दे सकते हैं. सो वो जो एक इंटरवल होता है जिसमें आप उतना टाइम पहले दे सकते हो, उसको स्लैक टाइम कहते हैं. आई आंसर्ड, प्लीज प्लीज, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड, एवरी काइंड. लुकिंग एट दिस मैन, उन्होंने क्या बोला? हाँ, मुझे शूज़ चाहिए, हर तरीके के शूज़ चाहिए. I had given those boots up when one evening they came. And एक बार finally one evening वो जो shoes थे वो they were delivered. One by one I tried them on. उन्होंने सारी boots को try किया. In shape and fit, in finish and quality of leather, they were the best he had ever made. So चाहे हम finish की बात करें, चाहे quality की बात करें, चाहे leather की बात करें या fit की बात करें, they were the best. I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. वो तुरंत नीचे गए. Flew downstairs का मतलब ये नहीं है कि वो फ्लाई करके नीचे चले गए. उसका मतलब क्या होता है कि वो तुरंत नीचे गए एंड उन्होंने अपने हाथ से एक चेक लिख दिया. मतलब उन्होंने पेमेंट करने के लिए फटाफट उनको चेक भी लिख दिया. A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. So एक वीक बाद वो उस शॉप के पास से कहीं से जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं खुद ही जाके बताता हूँ कि जो शूज़ थे वो कितने अमेजिंगली फिट हुए थे. But when I came to where his shop had been, his name was gone. लेकिन जैसे ही वो शॉप, जहाँ पे वो शॉप थी, जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे, what happened? The name of the shop was gone and there was some other name. I went in very much disturbed and उनको समझ में नहीं आया कि 1 week पहले the shop was there, so he entered the shop in a very disturbed state. In the shop there was a young man with an English face. So this person, there was another man, there was Mr. Gessler was not there, there was another man who looked English. Mr. Gessler then? I said. No sir, he said. No, but we can attend to anything with pleasure. उन्होंने जैसे ही जाके राइटर ने पूछा कि मिस्टर गेस्लर है, उन्होंने कहा नहीं मिस्टर गेस्लर नहीं है, बट वॉट एवर यू नीड वी कैन प्रोवाइड यू दैट. वी हैव टेकन द शॉप ओवर, मतलब ये शॉप अब हमने ले ली है. ये शॉप, टेकन द शॉप ओवर का मतलब होता है कि अब ये शॉप उनके अंडर में है, उन्होंने ये शॉप को खरीद लिया है. Yes, yes, I said, but Mr. Gessler. Now a writer was not interested in the shop. He said, वो सब तो ठीक है, लेकिन Mr. Gessler कहाँ है? Oh, he answered, dead. उन्होंने क्या बोला? Mr. Gessler is no more. Dead? But I only received these boots from him last Wednesday week. Ah, he said. Poor old man starved himself. हमारे राइटर ने क्या बोला कि अरे ये कैसे हो सकता है, लास्ट वीक तो मैंने उनसे सारे बूट्स रिसीव किए हैं, दीज आर द बूट्स दैट आई एम वेयरिंग. तो उन्होंने बोला यस सर, ही स्टार्व्ड हिमसेल्फ
द पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, मतलब स्टार्व्ड मतलब जब आप भूख के मारे आपकी जान चली जाती है. सो ही हैड नथिंग टू ईट. स्लो स्टार्वेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट. डॉक्टर ने क्या कहा, जैसे आप खाना नहीं खाते, धीरे धीरे कम खा रहे हो तो एक टाइम के बाद आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होती, एंड इसको बोलते हैं स्लो स्टार्वेशन. स्टार्वेशन मतलब सफ़र और डाई ऑफ हंगर. सो ही वॉज कंटिन्यूसली सफरिंग, ही वॉज नॉट ईटिंग वेल, एंड दैट वॉज द कॉज ऑफ हिज डेथ. You see, he went to work in such a way, would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boots except himself. उन्होंने बोला जिस तरीके से वो काम करते थे, वो ऐसे ही भूखे पेट ही खाना खाने, मतलब बिना खाए वो चले जाते थे काम करने, एंड वो किसी को वो जो शूज़ जो बना रहे वो टच भी नहीं करने देते थे, बिकॉज वो एक एक शूज़ अपने हाथ से बनाते थे. एंड वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स, मतलब वो किसी को भी, सोल मतलब दिस इंटायर थिंग क्या मतलब होता है इसका, कि वो किसी को भी अपने शूज़ टच नहीं करने देते थे, कि जो यूजुअली होता है तुम ये बना दो या तुम ये शू बना दो, नहीं, वो हर शू खुद बनाते थे. When he got an order, it took him such a time. तो जब उनको अभी रिसेंटली कोई ऑर्डर मिला, तो वो किसके ऑर्डर की बात कर रहे थे, जो हमारे ऑथर ने उनको ऑर्डर दिया था. पीपल वोंट वेट, मतलब उनको अगर कोई भी ऑर्डर मिलता था तो उनको बहुत टाइम लगता था शूज़ बनाने में. सो दिस इज़ व्हाट ही वाज सेइंग, लेकिन लोग तो वेट करेंगे नहीं, इतना टाइम तक कौन वेट करेगा. ही लॉस्ट एवरीबडी. नाउ द प्रॉब्लम वॉज, जैसे वो बहुत ओल्ड हो गए थे, वो बहुत वीक हो गए थे, तो अब उन्हें ज़्यादा टाइम लगता था शूज़ बनाने में, इतना टाइम तो कोई वेट करता नहीं है. तो ही लॉस्ट ऑल हिज क्लाइंट्स, एंड देयर ही वुड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन. लेकिन जो ऑर्डर उन्हें मिला है वो उसको बनाते ही रहेंगे. आई विल से दैट फॉर हिम, मतलब मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा, नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट, मतलब पूरे लंदन में उनसे अच्छे शूज़, उनसे अच्छे बूट्स कोई नहीं बनाता. बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, मतलब लेकिन आप अगर कॉम्पिटिशन देखो, सो मेनी कंपनीज आर देयर एंड सो मेनी ब्रांड्स आर देयर, इतने सारे शॉप्स हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है. ही नेवर एडवर्टाइज्ड, उन्होंने कभी अपने आप को एडवर्टाइज ही नहीं किया. वुड हैव बीन द बेस्ट लेदर टू एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, वो हमेशा बेस्ट लेदर लेके आते थे, बिकॉज ही वुड नॉट चीट और ही वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ द शू. तो वो हमेशा बेस्ट लेदर लेके आते थे एंड वो पूरा का काम खुद करते थे. वेल, देयर इट इज़, व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज़. बट नाउ, अब यही तो होगा, अगर आपके आइडियाज़ ऐसे हैं जिसमें आप लॉयल्टी के साथ काम कर रहे हो, आप इंडस्ट्रियस हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन ना आप एडवर्टाइज कर रहे हो, ना आप लोगों के पास उनको अपने साथ लोगों को हायर कर रहे हो, तो यही होना था. बट स्टार्वेशन, that may be a bit flowery as the saying is, but I know myself he was sitting over his boots day and night to the very last, you see, I used to watch him. लेकिन हमारे ऑथर ने क्या पूछा, लेकिन स्टार्वेशन कैसे हो सकता है, बिकॉज अगर वो बना रहे हैं तो उनको पैसे तो मिल रहे होंगे ना. तो उसने क्या कहा, दैट मे बी अ बिट फ्लावरी. फ्लावरी का मतलब क्या होता है, टू यूज मेनी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स और फ्रेजेस इन एन अटेम्प्ट टू साउंड स्किलफुल. तो उन्होंने क्या बोला कि हाँ, ये बहुत सजी हुई लैंग्वेज है, एज द सेइंग इज, लेकिन मैंने उन्हें खुद देखा है. ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट. सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट का मतलब वो सुबह से लेकर रात तक सिर्फ अपने बूट्स पे काम करते थे, सो दैट ही कैन डिलीवर इट ऑन टाइम. और उस बीच में वो खाना भी उनको याद नहीं रहता था. टू द वेरी लास्ट, यू सी, आई यूज टू वॉच हिम. और ये बंदा क्या बोल रहा है कि मैं उन्हें देखता था, जिस तरीके से वो काम करते थे, वो दिन भर काम करते थे. Never gave himself time to eat, never had a penny in the house. उनने अपने आप को कभी खाना खाने के लिए टाइम ही नहीं दिया, और उनके पास कभी पैसा नहीं होता था. क्यों नहीं होता था? All went in rent and leather. जितना पैसा उनको शूज से मिलता था, वो पूरा का पूरा पैसा या तो इस शॉप की रेंट पे चला जाता था, या तो लेदर खरीदने में चला जाता था. विच ऑल्सो टेल्स अस कि वो कभी भी किसी से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते थे. जैसे अगर आज की डेट में कोई शू जो है उसको बनने में 100 रुपीज़ लगता है, सो दे चार्जेस 5000 रुपीज़. सो यहाँ पे ऐसा नहीं था, जो उनको बनने में लगता था उसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट लेके वो अपने शूज़ बेच देते थे. How he lived so long, I don't know.
अब ये बंदा क्या कह रहा है, जो इंग्लिश मैन था वो बोलता है मुझे तो ये भी नहीं पता वो अभी तक कैसे जिंदा रहे, क्योंकि ना वो खाना खाते थे, वो सिर्फ काम करते थे। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, मतलब उन्होंने खुद को धीरे धीरे खुद ही मार डाला, मतलब उनने अपनी जो एनर्जी थी, अपनी जो लाइफ थी, वो धीरे धीरे खुद ही खत्म कर दी। लेट हिज फायर गो आउट का मतलब होता है यू डिड नॉट डू एनीथिंग टू स्टॉप थिंग्स फ्रॉम सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है जिसमें आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, या आप मतलब स्टार्व कर रहे हो, तो उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म ही नहीं किया, उन्होंने अपना ख्याल ही नहीं रखा। ही वॉज अ कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर यहाँ पे पॉजिटिवली भी हम यूज़ करते हैं, नेगेटिवली यूज़ करते हैं। जैसे कि पॉजिटिव मतलब वो बहुत ही यूनिक थे, अगर हमें नेगेटिव यूज़ करना है तो मतलब वो एक नंबर के अजीब ही इंसान थे। सो कैरेक्टर मतलब वो यहाँ क्या बोलता है कि वो बहुत अलग थे। बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन उसने क्या कहा, लेकिन वो बहुत अच्छे शूज़ बनाते थे। येस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, उन्होंने क्या कहा, बिल्कुल सही, वो बहुत अच्छे शूज़ बनाते थे। So here we are done with the reading part of our chapter, quality. Here we came across like two brothers, Mr. Gessler, and who made shoes and who made boots. They were shoemakers, and they were amazing at their job. For them, it was nothing less than art. And what was their journey? सो ऐसे हम, ये एक स्टोरी है, लेकिन ऐसे अगर आप देखो तो बहुत सारे लोग हैं हमारे क्राफ्ट्समैन जो होते हैं, जो लोग हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं, दे आर नॉट पेड राइट। उनको सही तरीके से जितनी मेहनत वो करते हैं उनको उतना पैसा नहीं मिलता। लेकिन जब वही सामान हम खरीद के बड़े बड़े शोरूम में बेच देते हैं और वहाँ से जब हम खरीदते हैं, सो वी बाय दैट इन thousands and lakhs of rupees. So here we are talking about how painful it is for a person who loves his job but is not paid properly, and who is so much dedicated and who devoted his entire life for his art, for his trade, for his job. Answer the following questions. Acha, we have read the entire chapter, okay? And I'm sure you must have seen the video. You do not have any doubts. If you have doubts, you have to flag it to me. Flag it to me का मतलब क्या होता है? You have to tell it to me. And now when we do these questions, we'll get to know कि हमको कितना आता है. So we'll get to know कि हमने chapter बहुत अच्छे से पढ़ा था या नहीं पढ़ा था. और अगर questions में doubt है, इसका मतलब we have to listen to the chapter once again. Okay, so let's begin. What was the author's opinion about Mr. Gessler as a bootmaker? जो हमारा जो author थे उनका opinion क्या था? उनके हिसाब से जो Mr. Gessler थे वो किस तरीके के bootmaker थे? Can you tell me? किस तरीके से bootmaker थे? बहुत ही आलसी थे, बहुत ही एमी थे? नहीं. He was very honest, he was very loyal, he was industrious, he was religious. Religious का मतलब क्या होता है? ये नहीं होता, रिलीजन से रिलेटेड नहीं होता. रिलीजियस का मतलब वो बहुत ही डेडिकेटेडली अपना काम करते थे. सो लेट्स सी कि ये आंसर हमें कैसे फ्रेम करना है. The author was highly impressed with the work of Mr. Gessler as a bootmaker. ये हमारी फर्स्ट पॉइंट है, ओके, that he was highly impressed. ठीक है, the author was highly impressed with the work of Mr. Gessler as a bootmaker. The boots made by Mr. Gessler used to have an exceptional fit. अब ये जो बूट्स जो बनाते थे वो कैसे होते थे, उनकी जो फिट होती थी वो बहुत अमेजिंग होती थी, एक्सेप्शनल होती थी. They were made only on orders and had the best material. So वो सिर्फ जो शूज़ बनाते थे वो सिर्फ ऑर्डर पे बनाते थे और उनका मटेरियल बहुत अमेजिंग होता था. ओनली, सो मेड ओनली ऑन ऑर्डर्स और बेस्ट मटेरियल. ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट. They lasted too long. And last क्या है? That they lasted too long. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसका मतलब कि वो बहुत चलते थे, वो बहुत जल्दी खराब नहीं होते थे. So this was what हमारे author used to think about the Gessler's boots. Okay, so let's reread this answer and understand it. The author was highly impressed with the work of Mr. Gessler as a bootmaker. Second point, the boots made by Mr. Gessler used to have an exceptional fit. Third point, they were made only on orders and had the best materials. And fourth point, they lasted too long. So here we are talking about first, बहुत impressed थे, amazing fit थी. Third, best material use करते थे और order पे ही बनाते थे. And last, उनकी fit बहुत amazing थी. ये 4 points लेके आना है.
I'm sure you would be able to do it. Let's move forward. Why did the author visit the shop so infrequently? मतलब जो हमारे जो ऑथर थे वो मिस्टर गेस्लर की शॉप पे इतना कम क्यों जाते थे? क्यों जाते थे वो इतना कम? क्योंकि वो बिजी थे? नहीं, तो इसीलिए वो कम जाते थे बिकॉज उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी. उनके जो शूज़ थे दे यूज टू लास्ट सो लॉन्ग, वो इतना चलते थे कि उनको बार जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी. हाउ वुड वी फ्रेम दिस आंसर? द ऑथर विजिटेड द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली बिकॉज, यहाँ तक तो हमारा हो गया क्वेश्चन से. द बूट्स मेड बाय मिस्टर गेस्लर लास्टेड टू लॉन्ग. बस यही तीन वर्ड्स लिखने हैं कि दे लास्टेड टू लॉन्ग बिकॉज अब इफ़ यू वॉन्ट टू सपोज यही आंसर अगर आपका लेट्स से 3 मार्क्स का आ गया, सो प्लीज़ ये 2 लाइन लिख के मत आना. इन दैट केस व्हाट वुड यू राइट? दैट बिकॉज दे लास्टेड टू लॉन्ग. वाई? बिकॉज ऑफ देयर अमेजिंग क्वालिटी, ओके, बेस्ट मटीरियल एंड प्रॉपर स्टिचिंग. सो यू हैव टू राइट that वो लोग जो बनाते थे they were handmade and they were made with the best of the leathers and best of the material and they were amazing and they had an amazing fit. इतना पूरा लिख के आना because 3 मार्क्स का है, वरना आधी मार्क्स मिलेंगे और आधी मार्क्स में तो अपन खुश हो नहीं सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What was the effect on Mr. Gessler of the author's remark about a certain pair of boots? You remember हमारे जो ऑथर थे उन्होंने एक बार बताया था कि वो जो आपने जो लास्ट पेयर ऑफ शूज़ दिए थे ना वो थोड़ी आवाज़ कर रहे थे, दे क्रीक्ड. जब ये सुना था तो मिस्टर गेस्लर का रिएक्शन क्या था? क्या था उनका रिएक्शन? बड़े खुश हो गए थे वो, अरे वाह 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 दूसरा ले लो, ऐसा तो नहीं हुआ था. तो क्या उनका रिएक्शन था? On hearing the author's remark about a certain pair of boots, ये पूरा हमने लिया है हमारे क्वेश्चन से, ठीक है? तो ये फर्स्ट लाइन तो क्वेश्चन की हो गई. मिस्टर गेस्लर लुक्ड एट द ऑथर फॉर अ वाइल. सबसे पहले उन्होंने क्या किया था? थोड़ी देर तक वो जो हमारे ऑथर थे उनकी तरफ देखने लग गए थे. एज इफ एक्सपेक्टिंग हिम टू टेक बैक हिज वर्ड्स. एज इफ ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो अपने वर्ड्स वापस ले लेंगे कि नहीं वो तो एक दिन किया था और अभी ठीक है, नहीं मैं तो ऐसे ही बोल रहा था या मैं तो मजाक कर रहा था. सो ही लुक्ड एट द ऑथर एज इफ यू नो ही वॉज एक्सपेक्टिंग हिम टू टेक हिज वर्ड्स बैक, मतलब वो अपने शब्द वापस ले लें. देन ही सेड दैट मे बी द ऑथर हैड गॉट देम वेट. फिर सेकेंड चीज उन्होंने क्या बोली थी? हो सकता है आपने उन्हें गीला कर दिया होगा. ही टोल्ड द ऑथर टू ब्रिंग द बूट्स बैक टू हिम. उन्होंने क्या बोला कि आप वो शूज वापस ला दो सो दैट ही विल ईदर रिपेयर और एडजस्ट द प्राइस ऑफ बूट्स इन द बिल्स. तो या तो वो रिपेयर कर देंगे और या तो वो जो बूट की जो प्राइस है ही विल एडजस्ट इट इन द बिल्स. सो दिस इज व्हाट मिस्टर गेस्लर सेड एंड दिस इज हाउ ही रिएक्टेड. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया हमारा कि उन्होंने ही लुक्ड एज इफ ही इज एक्सपेक्टिंग कि वो अपने वर्ड्स वापस ले ले. जब नहीं हुआ तो उन्होंने क्या बोला कि मे बी जो शूज हैं वो आपने वेट कर दिए होंगे. एंड देन व्हाट डिड ही से कि आप लेके आ जाओ, ब्रिंग द बूट्स बैक एंड देन या तो वो रिपेयर कर देंगे या तो वो जो पैसे हैं वो बिल में एडजस्ट कर देंगे, मतलब वो आपको उसके पैसे चार्ज नहीं करेंगे. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. What was Mr. Gessler's complaint against big firms? So Mr. Gessler जो थे, remember one day he started venting out कि उनको क्या प्रॉब्लम है ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से, बड़े बड़े जो शॉप्स होते हैं, बड़ी फर्म्स होती हैं, उनसे उन्हें क्या प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम थी कि दैट दे डोंट टेक केयर ऑफ द क्वालिटी, दे हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट एंड वो लोग सिर्फ बस बना देते हैं एंड ऑल दे डू इज दे एडवर्टाइज. और उनकी वजह से आज इनके पास काम ही नहीं है और एवरी ईयर वो और कम होता जा रहा है. दिस इज ऑल ही सेड. सो नाउ लेट्स सी हाउ वी हैव टू फ्रेम दिस आंसर. मिस्टर गेस्लर complained that the big firms were making money through attracting customers by advertisements. ये सबसे important line है. He said that ये लोग कैसे पैसा कमा रहे थे? They were making money through attracting customers by advertisements. Advertisements की वजह से ये हम जो customers हैं उन्हें attract कर रहे हैं. They were not earning because of the quality of the work. उनके पास quality अच्छी थी इसलिए वो earn नहीं कर रहे थे. But because of the marketing. So वो क्वालिटी की वजह से अर्न नहीं कर रहे थे, वो मार्केटिंग मतलब एडवर्टाइजिंग की वजह से अर्न कर रहे थे.
and because of them small shops had to suffer loss of customers. और उनकी वजह से क्या होता था, जो इनकी जैसी जो स्मॉल शॉप्स हैं, जो इनके जैसे और भी ओनर्स थे, उनको लॉस ऑफ कस्टमर्स सफ़र करना पड़ता था. मतलब उनकी वजह से इनके जो कस्टमर्स थे वो जा रहे थे, वो दे वर शिफ्टिंग टू द बिग फर्म्स. ओके, नाउ डू यू वांट टू सी दिस आंसर वंस अगेन? सो मिस्टर गेस्लर कंप्लेन, जो बिग फर्म्स थे दे वर मेकिंग मनी. पहला पॉइंट क्या हो गया, दे वर अट्रैक्टिंग कस्टमर्स. कैसे? एडवर्टीजमेंट से. वो क्वालिटी के कारण नहीं अर्न कर रहे थे, वो मार्केटिंग के कारण अर्न कर रहे थे. और इन सब से क्या हो रहा था, जो स्मॉल शॉप्स थे दे हैड टू सफर लॉस ऑफ कस्टमर्स. दिस इज आवर लास्ट लाइन. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Why did the author order so many pairs of boots? Did he really need them? अब ऑथर ने जब ये सारी बातें सुनी थी तो he started feeling sympathetic. उनको एम्पैथी फील होने लग गई थी, जिसकी वजह से he ordered a lot of pairs. But क्या उनको उन सब pairs की ज़रूरत थी? So let's see how we have to frame this answer. No, the author did not really need so many pairs of boots. He ordered so many of them because he wanted to help the bootmaker financially. So पहली लाइन में हमने क्या बोला कि नहीं, एक्चुअली में उसको इतने सारे शूज़ की ज़रूरत नहीं थी. और सेकंड पॉइंट में हम ये कह रहे हैं दैट उन्होंने ऑर्डर इसलिए किए सो दैट ही कैन हेल्प द बूट मेकर फाइनेंशियली. फाइनेंशियली का मतलब क्या होता है, मॉनेटरीली, पैसों से. सो ही वुड वॉन्ट टू, क्योंकि वो जितने ऑर्डर देंगे उतना उनको पैसा मिलेगा, तो ही वॉन्टेड टू हेल्प द बूट मेकर फाइनेंशियली. Okay, cool. Let's see the next question. Now we will start working with the language. Study the following phrases and their meanings. Use them appropriately to complete the sentences that follow. So here we have been given a lot of phrases. Now the word is look. लेकिन phrase क्या होते हैं? जैसे कि आपने किसी वर्ब के साथ जब कोई आप प्रीपोजिशन ऐड कर देते हो तो इट बिकम्स अ फ्रेज. सो जैसे यहाँ पे है लुक. लुक का मतलब क्या होता है, देखना. बट लुक आफ्टर, फॉर एग्जाम्पल, आई विल लुक आफ्टर योर बेबी, मतलब आई विल टेक केयर ऑफ योर बेबी. लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, टू टेक केयर ऑफ. लुक डाउन ऑन. लुक डाउन ऑन मतलब जैसे कि सपोज यू सेड, यू आस्क्ड मॉम that I would want to go out for picnic and mom looked down on that, which means she disapproved. आप जब किसी चीज़ को अग्री नहीं करते, किसी को अप्रूव नहीं करते तो उसको बोलते हैं she looked down on it. So look down on मतलब disapprove और regard it as inferior. जैसे जो मिस्टर गेस्लर थे, जब उन्होंने शूज़ देखे, एक दिन होता है ना जब हमारे जो ऑथर है वो किसी दूसरे कंपनी के शूज़ पहन के आ जाते हैं. सो ही लुक डाउन ऑन दोज शूज़. व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट ही थॉट दैट दे वर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी एंड ही डिड नॉट अप्रूव इट. नाउ नेक्स्ट वन इज लुक इन. लुक इन ऑन समवन मतलब जैसे कि आई लुक इन और आई लुक ऑन टू यू, मतलब कि मैं एक छोटी सी विजिट कर लूँगा, मतलब मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा, एक छोटी सी विजिट. लुक इन टू, नाउ दे आर राइट, CID and also आई विल लुक इन टू द मैटर, मतलब मैं इसको इन्वेस्टिगेट करूंगा. ओके, लुक आउट. हे लुक आउट, देयर इज अ वेल, मतलब सपोज यू आर वॉकिंग एंड यू आर नॉट लुकिंग डाउन और देयर इज अ बिग डिच, बहुत बड़ा गड्ढा है. सो व्हाट डू वी से? हे बी केयरफुल, और एल्स वी कैन से हे लुक आउट, मतलब बी केयरफुल. लुक अप मतलब होता है इम्प्रूव. यू शुड लुक अप फॉर इट, मतलब अपनी हैंड राइटिंग, अबाउट योर हैंड राइटिंग, आई थिंक यू शुड लुक अप फॉर योर हैंड राइटिंग, मतलब अपनी हैंड राइटिंग यू हैव टू इम्प्रूव. लुक अप टू, सो इसका मतलब होता है एडमायर करना. फॉर एग्जाम्पल, you know, a lot of kids, they look up to these cricketers. Look up to these cricketers means they admire them, they really love them, their work, their style, their personality. So इसको बोलते हैं admire करना. Now we have got these sentences where we have to put in the right phrase of look. After a very long spell of heat, the weather is dash at last. So अब हम इसमें क्या आएगा? Let's directly see the answers. After a long spell of heat, the weather is looking up at last. Now look up का क्या मतलब था? Look up का मतलब था improve. So weather कैसा हो रहा है? Weather finally improve हो रहा है. Next one is, we have no right to look down people who do small jobs.
मतलब जो लोग छोटे काम करते हैं हम उनको इन्फीरियर नहीं मान सकते, हम उनको एकदम कि यार इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हम ये नहीं सोच सकते। तो व्हाट इज द वर्ड लुक डाउन। ओके, इसका मीनिंग क्या था? लुक डाउन का मतलब डिसअप्रूव और रिगार्ड एज इंफीरियर। इंफीरियर मतलब कि किसी की रैंक कम है, किसी की वैल्यू कम कर देना। सो वी शुड नॉट डू दैट। नेक्स्ट वन, Nitin has always looked up his uncle who is a self-made man. Look up to मतलब क्या होता है? किसी को admire करना। ओके, तो वो हमेशा अपने अंकल को एडमायर करता है जो कि एक सेल्फ मेड मैन है। सेल्फ मेड मैन का मतलब क्या होता है? जिन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया, बिगिनिंग से स्टार्ट किया और अपने आप को एक बड़ी अच्छी सी पोजीशन पे जाके पहुंचा दिया। नेक्स्ट वन इज द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर थोरोली। लुकिंग इनटू का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेट करना, राइट। सो पुलिस जो है वो पूरे मैटर में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दे आर लुकिंग इनटू द मैटर। If you want to go out, I will look after the children for you. मतलब if you want to go out, I will look after your children मतलब I will take care of your children. I promise to look in on your brother when I visit Lucknow next. तो I promise to look in on your brother. Look in का मतलब क्या होता है? To pay a short visit. एक छोटी सी मुलाकात करना। Look out when you are crossing the main road. लुक आउट मतलब बी केयरफुल। जब आप मेन रोड क्रॉस कर रहे हो देन यू शुड बी केयरफुल। कूल। So we are done with this particular question. Let's see the next one. I hope that was easy and you understood the meaning of all the phrases. Try to use them. उससे क्या होगा? हमारी जो इंग्लिश है उसका भी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगा। Read the following sets of words loudly and clearly. Now what is this? This is caught. And this is coat, cost, coast, tossed, toast, got, goat, rot, wrote, blot, bloat, not and note. You only had to read. Why did you want to read it? Because you should understand that दो वो जो वर्ड है उसमें सिर्फ एक ही लेटर का डिफरेंस है, लेकिन उसका साउंड कितना चेंज हो जाता है। ओके, सो कॉट, कोट, कॉस्ट, कोस्ट, टॉस्ड, टोस्ट, गॉट, गोट। नाउ दिस इज गॉट। ऑ का साउंड आता है, इसमें ओ का साउंड आता है। रॉट, रोट, ब्लॉट, bloat, not and note. Now let's see the next question. Each of the following words contains the sound sh, as in shine. Shine में sh का sound कैसा है? sh, shine. In the beginning or in the middle or at the end. First speak out all the words clearly. Then arrange the words in 3 groups in the table on page 80. Now we are here, we don't have page 80, but let's do this. So अगर हम पहले इन सारे words को एक बार read कर लेते हैं. This is sh. अब ये sh sound सुनना, okay? This is sheep. So यहाँ आ रहा है anxious, anxious, shears. मतलब यहाँ आ रहा है portion, शन मतलब यहाँ आ रहा है shoe. Again starting में है trasher. Shriek, ashes, pushing, marsh, shore, sure, polish, fashion, fish, nation and mustache. So वर्ड्स अलग हैं, हर जगह SH का प्रोनाउंसिएशन नहीं है। जैसे यहाँ पे XIO है anxious, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? श। जैसे सिमिलरली यहाँ पे TION है और वो हमेशा शन होता है, राइट। अब हमें इसे कैसे अरेंज करना है? फर्स्ट लुक एट दिस। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? लेट्स सी। अब हमें इन्हें कैसे अरेंज करना है कि इनिशियली SH किस में आ रहा था? SH का साउंड बीच में कहाँ आ रहा था और SH का साउंड लास्ट में कहाँ आ रहा था? सो दिस इज द आंसर। लेट्स सी। इनिशियली आ रहा था शीप में, श्रीक, शोर, श्योर एंड शू। बीच में कहाँ कहाँ आ रहा है? फैशन, anxious, ashes, nation, pushing and mustache. And finally कहाँ पे आ रहा है? मतलब लास्ट में trash, marsh, fish and polish. Easy? Easy busy? Let's go to the next question.
In each of the following words, now this CH represents the same consonant sound as in chair. Okay, ch. The sound is ch. The words on the left have this sound initially, those on the right have it finally. Speak each word clearly. इसमें हमें सिर्फ सुनना है. यहाँ पे क्या है? choose. यहाँ पे सब initially आ रहे हैं. child, cheese, chair and charming. ये जो साउंड है च का ये इनिशियली आ रहा है. अब यहाँ पे यही लास्ट में आ रहा है. बेंच, मार्च, पीच, वॉच एंड रिसर्च. राइट. अब हमको यहाँ पे क्या करना है? अंडरलाइन द लेटर्स रिप्रेजेंटिंग दिस साउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स. अब ये जो च का साउंड है ये इन लेटर्स में, इन वर्ड्स में कहाँ पे आ रहा है? दिस इज व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई. फीचर. व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? फीचर. चर. च का साउंड यहाँ पे आ रहा है. आर्चरी. आर्चरी. पिक्चर. चर. रीचिंग. नेचर. मैचेस. रिचेस. बैच एंड चर्च. चर्च. ओके. सो अब ये वर्ड्स देखो अगर, तो हर जगह CH नहीं लिखा है. यहाँ पे TU लिखा है, यहाँ पे भी TU लिखा है, ये भी TU है, यहाँ TCH लिखा हुआ है. सो च का साउंड आपको TU से भी मिलता है. सो नाउ वी हैव टू ओनली अरेंज देम एंड like we have to only read them and understand कि वो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, and we are done with that. Speaking. We are into the next section now. Do you think Mr. Gessler was a failure as a bootmaker or as a competitive businessman? अब bootmaker और businessman, ठीक है, आप अपना काम करते हो और आप अपने काम को मार्केट करते हो, ये दो बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं. So yes, he was an amazing bootmaker. As a bootmaker, was he a failure? No, he was not a failure at all. But as a marketer, as an advertiser, was he a failure? Yes, he was a failure because he never advertised his work. So let's see the answer. Mr. Gessler was an amazing bootmaker. His customers were highly satisfied with the quality of boots he made. So जो first question है, क्या वो as a bootmaker एक failure है? तो answer is no. He is not a failure as a bootmaker. He was not a failure as a bootmaker. He made amazing boots और उनके जितने भी जो customers थे, they were highly satisfied. But now let's talk about as a competitive businessman. उस sense में अगर हम बात करते हैं, he was a failure as a competitive businessman. He did not have much money to spend on the advertisements. Whatever he earned went into the raw materials and rent. अब उन्होंने एडवर्टाइज नहीं किया एक तो कभी, और क्यों नहीं किया उसका भी एक रीज़न था, क्योंकि इनके पास जितना अमाउंट था वो अमाउंट था या तो वो रेंट में चला जाता था या तो वो लेदर खरीदने में चला जाता था. तो एडवर्टाइजमेंट के लिए भी यू नीड अ लॉट ऑफ मनी, राइट. सो ही वॉज अ फेलियर as a competitive businessman. He did not spend a lot of money on advertisements. Why? Because जितना भी वो earn करते थे या तो वो raw material में चला जाता था या तो rent में चला जाता था. Are you clear with this answer? I hope yes. Let's move on to the next question. What is the significance of the title? To whom or to what does it refer? ये जो significance है, हमारा title क्या है इस chapter का? क्वालिटी. सो ये जो चैप्टर है क्वालिटी, इसके टाइटल का सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और किसके लिए है? द टाइटल क्वालिटी refers to the great quality of boots made by Mr. Gessler. ये चैप्टर का सिग्निफिकेंस क्या है? इसमें जो वर्ड है क्वालिटी, हम यहाँ बात कर रहे हैं मिस्टर गेस्लर ने जो अमेजिंग बूट्स बनाए हैं उनकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं. He was proficient at it. Proficient मतलब when you are amazing at some work, when you are totally skilled at some work, तब आप बोलते हैं proficient. So he was proficient at it. He would not let others even touch the boots until it gets ready. तो वो किसी दूसरे को टच भी नहीं करने देते थे बूट्स तब तक, कब तक, जब तक वो एकदम प्रॉपरली रेडी नहीं हो जाता था. He was a true perfectionist who believed in quality. So वो क्या थे? वो एक परफेक्शनिस्ट थे, मतलब उन्हें हर काम जो वो कर रहे हैं, हर एक शू जो वो बना रहे हैं, उन्हें उसमें परफेक्शन चाहिए था एंड वो क्वालिटी में बिलीव करते थे. He was losing business
but still never compromised on the quality of the boots he made. अब उनके पास बिजनेस कम था, उनके पास पैसा भी नहीं था, तो उन्होंने कभी ये नहीं किया कि एक लो क्वालिटी का लेदर खरीद लिया, उन्होंने हमेशा बेस्ट क्वालिटी का लेदर खरीदा, राइट? क्वालिटी इज नॉट मच अ कंसर्न फॉर द बिग फर्म्स, लेकिन जो ये बड़े बड़े फर्म्स थे उनके लिए क्वालिटी वॉज नॉट अ कंसर्न, दे वॉन्टेड क्वांटिटी एंड दे वॉन्टेड कस्टमर्स. दे रिलाई ऑन देयर एडवर्टाइजमेंट्स फॉर लर्किंग कस्टमर्स, मतलब ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने सिर्फ किस चीज़ पे फोकस किया? एडवर्टाइजमेंट्स पे. कूल. सो दिस वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल क्वालिटी. आई होप यू अंडरस्टूड इट. Let's go to the next question, speaking section. Notice the way Mr. Gessler speaks English. His English is influenced by his mother tongue. He speaks English with an accent. अब वो जर्मन है, राइट? तो वो जो जर्मन में जो एक्सेंट होता है उस तरीके से इंग्लिश बोलते थे. When Mr. Gessler speaks, तो वो ये PTK साउंड जो होता था उसको BDG बोलते थे. लाइक अगर उन्हें परफेक्ट बोलना था तो परफेक्ट बोलते थे, अगर उनको बूट्स बोलना था तो वो बूड बोलते थे, राइट? कैन यू से दीज वर्ड्स एज मिस्टर गेस्लर वुड से देम? इट कम्स एंड नेवर स्टॉप्स. डज इट बॉदर मी? नॉट एट ऑल. आस्क माई ब्रदर प्लीज. अब आपको इसको मिस्टर गेस्लर कैसे बोलेंगे वैसे बोलना है. सो मिस्टर गेस्लर वुड हैव सेड द अबव स्टेटमेंट लाइक हाउ? इट गम्स एंड नेवर स्टॉप्स. डज इट बॉदर मी? नॉट एट ऑल. आस्क माई ब्रदर प्लीज, राइट? और भी अगर कोई सेंटेंस ट्राई करना है तो यू कैन ऑलवेज ट्राई. नाउ स्पीक टू 5 adults in your neighborhood. Ask them the following questions. कोई भी लैंग्वेज में, whatever language you are comfortable with, then come back and share your findings with the class. Do they buy their provisions packed in plastic packets at a big store or loose from a smaller store? तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि जब वो कोई भी सामान खरीदते हैं सो वो एक बड़े से शॉप में जाके एकदम पैक्ड सामान लेके आते हैं या कोई छोटी सी शॉप में जाके लूज सामान लेके आ जाते हैं. सो व्हाट इज द आंसर? नाउ इट इज़ ऑन यू. आप अपने अगल बगल में लोगों के साथ जाके बात करोगे, बड़ों से पूछोगे, तो हो सकता है आप बोलो पैक्ड आंसर्स, मतलब पैक्ड सामान लेके आते थे, या आप बोलो लूज सामान लेके आते थे. Where do they buy their footwear? Do they buy branded footwear or footwear made locally? What reasons do they have for their preference? अब सेकेंड क्वेश्चन आपको उनसे क्या करना है कि वो अपना फुटवेयर कहाँ से लेते हैं. क्या वो ब्रांडेड सामान जो होता है मॉल से जाके लेके आ जाते हैं, या वो प्रॉपर लोगों को जो हमारे जो मोची होते हैं उनको बनाने के लिए देते हैं, शू मेकर्स जो होते हैं. नाउ अगेन please write the answers that you get. What answer I have got? They buy footwear made locally. They prefer the local ones because the branded ones are too expensive and they don't like to spend too much on regular footwear. So यहाँ पे वो क्या करते हैं? They don't get it handmade or anything. जो local shops होती हैं, जो बड़ी सस्ती shops होती हैं, वो वहाँ जाके ले लेते हैं. अब आप जब बात करेंगे हो सकता है they would go to the malls or they would get it handmade. Do they buy ready-made clothes? Or buy clothes and get their clothes stitched by a tailor? Which do they think is better? अब थर्ड क्वेश्चन आपको ये करना है कि आप जो कपड़े सिलवाते हो, आप रेडीमेड शर्ट खरीद लेते हो या आप कपड़ा लेके उसको स्टिच करने के लिए डालते हो. अब जो भी आंसर्स मिले वेलकम. दे बाय बोथ. अब यहाँ आंसर जो मुझे मिला है कि वो रेडीमेड भी लेते हैं और वो सिलवाते भी हैं. एंड इफ दे वांट एनी कस्टमाइज स्टिच देन दे प्रेफर द वन दैट इज स्टिच्ड बाय टेलर. अगर उनको स्पेशली कुछ अलग सिलवाना है तो वो उसको कस्टमाइज करवाते हैं और टेलर के पास दे देते हैं. नाउ NCERT स्पीकिंग. लुक एट द पिक्चर. आई हैव डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज. हैव यू? I don't think I'll ever do that. I love my country. So these are like, this is Ajit and this is Anisha. Ajit ने क्या बोला? मैं आगे पढ़ने के लिए I'm going abroad. I'm going to the western countries. और अनीशा ने क्या बोला? Really? You're going out? मैं ये कभी नहीं करूँगी क्योंकि I love my country. So let pairs of students talk to each other about leaving the country. One student repeats Ajit's statement, the other gives a reason for not agreeing with Ajit. The sentence opening given below should be used. So अब यहाँ पे आपको आपस में ही एक conversation करना है. So if I leave this country, I will miss. So now if there are some things which you can get only here, for example,
So basically, suppose you have to start with Ajit's statement that I'm leaving this country, and now you have to give a contradict statement that I don't want to leave this country because if I leave, I'll miss what. So this is what you have to do. Let's quickly look at the answers. So now let's look at the answers. I have decided to go abroad for higher studies. Have you? I don't think I'll ever do that. I love my country. Now you have to talk. हमने क्या देखा था क्वेश्चन में कि आपको स्टार्टिंग का दिया है एंड यू हैव टू कंटिन्यू विथ योर रिमार्क्स. If I leave this country, I'll miss. Now what all you will miss? My friends with whom I have played and spent so much time. Now here this is what I have written. You can also say I'll miss the place, I'll miss my family, I'll miss my friends, or I'll miss the basic essence of being in my own country. There are some things which you can get only here, for example. Now what are the things that you can get only in your own country? Maybe the food, maybe the aura of being in your country and your family, friends. Snacks that are particularly prepared here are traditions, festivals, etc. There are some special days I'll miss particularly. Like वो कुछ special days होते हैं, उसमें आप क्या miss करोगे? Festivals like Holi, Diwali, etc. Most of all, I'll miss my younger brother because we spent almost the entire day together. Now, most of all, आप सबसे ज़्यादा क्या मिस करोगे if you leave this country? So, if there is something else on your mind, please feel free to write that. I think it's impossible for me to leave my country because. Why is it impossible? Now, the answer that I have given, because I can't go away from my family and friends and I can't go so far from them. See, switching cities is different, but switching a country is a big thing. How can you leave your own country except when there is truly no way that you can stay here? मतलब तुम अपनी कैसे छोड़ सकते हो अपनी कंट्री जब तक कोई और तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है. Depends on one's intention. I can't leave for good because I can't even wonder how will I survive so far from my closed ones. मतलब मैं ये सोच भी नहीं सकती कि मैं वहाँ जाऊँ because I don't know how I will survive without being around my loved ones. मतलब मैं अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने जो लोग मेरे से इतने करीब हैं उन्हें छोड़ के मैं जा ही नहीं सकती. Maybe for a couple of years I can stay this far from home. हो सकता है अगर मुझे 1 साल 2 साल किसी प्रोजेक्ट के लिए जाना हो, मे बी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर जाना हो, देन आई कैन गो. नाउ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स राइट अ स्टोरी. सो लास्ट क्वेश्चन व्हाट डू वी हैव कि आपके पास ये पॉइंट्स दिए हुए हैं दैट योर आंट हैज गॉन टू हर मदर्स हाउस. Your uncle does his cooking. He is absent-minded. He puts vegetables on the stove. He begins to clean his bicycle outside. Now, क्या-क्या points हैं? First point कि आपकी जो aunt है, मौसी, चाची, whatever, वो अपनी मम्मा के घर गई हूँ. Basically वो मायके गई हुई है. और आपके अंकल जो है उनको पूरी कुकिंग करनी पड़ती है एंड ही इज एब्सेंट माइंडेड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सेंट माइंडेड? मतलब जो खो जाते हैं, काम करते करते कहीं और चले जाते हैं, खो जाते हैं, भूल जाते हैं, दैट इज एब्सेंट माइंडेड. ही पुट्स वेजिटेबल्स ऑन द स्टव. अब वो कुछ खाना बना रहे हैं जिसके लिए उन्होंने गैस पे कुछ सब्जियां चढ़ाई हैं. ही बिगिंस टू क्लीन हिज बाइसिकल आउटसाइड. और वो बाहर जाके अपनी बाइसिकल साफ करने लग जाते हैं, साइकिल साफ करने लग जाते हैं. सो नाउ यू हैव टू प्रिपेयर और राइट अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्लूज विच यू हैव बीन गिवन हियर. नाउ लेट्स सी हाउ does the story come out. Acha, okay, there are more cues. I'm sorry. The neighbors call out saying something is burning. So अब सब्जी जो चढ़ाई है, so बाहर से neighbors बोलते हैं अरे कुछ जल रहा है. Your uncle rushes to the kitchen. अंकल जो है भाग के किचन में जाते हैं. To save vegetables, he puts some oil on them. और वो क्या करते हैं, उनको लगता है अरे ये सब्जी तो जल रही है, इसमें क्या कर दूँ इसको बचाने के लिए. एंड ही इज़ नॉट ग्रेट एट कुकिंग, तो उसमें वो उसको बचाने के लिए उसमें ऑयल डाल देते हैं. अनफॉर्चुनेटली इट्स मशीन ऑयल, नॉट कुकिंग ऑयल. अब वो अपनी मशीन जो अपनी बाइसिकल है उसको साफ कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, सब्जियों में कुकिंग ऑयल डालने की जगह मशीन ऑयल डाल दिया. वॉट डू यू थिंक हैपन्स टू द वेजिटेबल्स? तो नाउ यू हैव टू राइट अ स्टोरी. ओके, यू हैव गॉट ऑल द क्लूज कि अब बताओ वो जो सब्जी बनी है उनका क्या होगा, जिनमें कुकिंग ऑयल तो नहीं है, उनमें क्लीनिंग ऑयल है.
मशीन ऑयल है जो कि आप मशीन्स में डालते हो सो दैट दे कैन रन स्मूथ. नाउ हाउ डू यू हैव टू स्टार्ट द स्टोरी? लास्ट मंथ माई आंट डिसाइडेड टू विजिट हर पेरेंट्स. हाउ डू यू हैव टू स्टार्ट कि लास्ट मंथ जो है मेरी आंट ने सोचा कि वो अपने पेरेंट्स से मिलने जाएंगी. नाउ लेट्स सी हाउ वी हैव कम अप विद अ स्टोरी. Last month, my aunt decided to visit her parents. My uncle was alone at home and so he used to cook for himself. So last year जब मेरी aunt जो थी अपनी ममा के घर गई तो my uncle he was alone there तो वो अपने लिए खाना बनाते थे. He was a little absent minded. वो कैसे थे? वो थोड़े absent minded थे. Once it so happened that he put vegetables on the stove and went outside to clean his bicycle. एक बार क्या हुआ कि उन्होंने सब्जियां चढ़ाई गैस पे और अपनी बाइसिकल क्लीन करने बाहर चले गए. After some time, the neighbors called him out saying that something was burning. थोड़ी देर बाद पड़ोसी आए, उन्होंने क्या बताया कि अरे कुछ जल रहा है. Uncle rushed inside, मतलब वो भाग के अंदर गए. To save the vegetables, he put some oil on them. और vegetables को जलने से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, उस पर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया. Unfortunately, it was machine oil and not cooking oil. But क्या हुआ, वो machine oil था, वो cooking oil नहीं था. The vegetables were not fit to be eaten now. Uncle had to throw it all away. लेकिन अब machine oil वाला खाना तो हम खाएंगे नहीं, तो uncle had to throw it all away. Now actually you could make it much more interesting. कैसे? You could have said that uncle did not realize that he did that and as soon as he sat for his lunch or dinner, whatever it was, and he put it in his mouth, it had a foul smell and he had to throw everything, spit everything out. And then, okay, so let's begin. Trees are for birds, trees are for children. Trees are to make tree houses in, trees are to swing swings on. So here the poet is discussing the various advantages or the various importance or like the importance of trees. We are talking about every way in which a tree helps us. हमें tree क्या क्या देता है? So we talk about that trees are for birds. Now how come trees are for birds? क्या होता है? Birds जो होती हैं वो अपना nest बनाते हैं. So it's like a home for all the birds. So trees are for birds. Trees are for children. हमारे लिए trees क्यों important होते हैं? When we play hide and seek, we can just hide, behind a tree. Sometimes when we are upset, so have you ever felt कि आप tree के पास जाओ, गुस्सा होके बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद अपने आप ही you feel better because जो tree का aura होता है वो इतना amazing होता है. Trees are to make tree houses in. Have you ever made tree house? So you have to you place a ladder, then उसमें आप छोटा सा house बना लेते हो and you play with your dolls there, or you play with your toys there. It is also an amazing feeling. Trees are to swing swings on. So कितने लोगों ने trees पे झूला लगाया है? So उसकी जो branches होती हैं उस पे कितने लोगों ने झूला लगाया है? और वो हमारे childhood की best memories में एक होता है. Trees are for the wind to blow through. सो जब बहुत ज़ोर से विंड चलती है, यू कैन सी अ ट्री, जिस तरीके से वो उसको टच करते हुए जाता है, पूरा ट्री जो है वो हिल जाता है, बट स्टिल इट इज़ देयर रूटेड इन द ग्राउंड. Trees are to hide behind and hide and seek. As I told you, trees are to have tea parties under. So, like आज की डेट में जो इवन जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, they prefer कि आपकी outside seating हो, and उसमें जो बड़े लोग होते हैं, when we even go out for picnics, so we prefer कि एक tree हो जिसके shade में हम अपनी छोटी सी पार्टी कर लें, अपना पिकनिक कर लें. So how many times have you been for a picnic जहाँ पे आप ट्री के अंदर मस्त एक चादर बिछा के then you enjoy with your entire family. Trees are for kites to get caught in. So when you fly kites, usually they get stuck in the trees. और फिर हम उसके ऊपर चढ़ते हैं, कभी निकाल पाते हैं और कभी नहीं निकाल पाते. Trees are to make cool shade in summer. Summers में especially for all those travelers who have been traveling, like जो पैदल चल चल के आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, उनके लिए trees are like life. क्यों? क्योंकि जब इतनी धूप में आप आते हो तो जब आप बहुत थक जाते हो, यू वुड नीड सम शेड, और ट्रीज जो होते हैं दे प्रोवाइड यू दैट शेड जिसमें आप बैठ के रिलैक्स कर सकते हो.
ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। लेकिन विंटर्स में क्या होता है, जो सारी लीव्स जो होती हैं दे फॉल डाउन एंड ट्रीज जो होते हैं वो बहुत ही बेयर हो जाते हैं, लाइफलेस से दिखने लग जाते हैं। लेकिन उस वक्त हम क्या करते हैं, ट्रीज आर फॉर एप्पल्स, उस वक्त हम क्या करते हैं, उस वक्त हम ट्रीज का टिम्बर यूज़ करते हैं, विच मीन्स हम उसका वुड यूज़ करते हैं। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पेयर्स, विच मीन्स ट्रीज में बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, राइट, एंड दे आर अमेजिंग एंड टेस्टी एंड लवली। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर, मतलब ट्रीज जो हैं जब आपको अगर वो फ्रूट नहीं दे रहे हैं तो यू यूज इट्स वुड। Then trees make mothers say, what a lovely picture to paint. So when you are a child and you are painting different things, so what does your mother say? Oh wow, you have painted a tree, that's lovely. Because you know the bark, the brown bark, and when you make the green leaves and when you decorate it and when you color it with beautiful colors, so वो एक बहुत अमेजिंग सी पिक्चर आती है एंड इट इज़ ईजी एज वेल। सो जो किड्स होते हैं दे यूजुअली स्टार्ट विद ड्राइंग अ ट्री। ट्रीज मेक फादर्स से व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। एंड जब ऑटम सीजन आता है, जब पूरी जो लीव्स होती हैं वो गिरने लग जाती हैं, तब व्हाट डज लाइक ऑल द फादर्स व्हाट डू दे डू, they will have to remove the leaves and उसमें जो होता है rake this fall का मतलब क्या होता है, so there is this एक इस तरीके से एक मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट और आई शुड से एक इस तरीके से वो होता है। सो उससे क्या होता है, आप लीव्स को पूरा क्लीन कर देते हो, अपने गार्डन को आप क्लीन कर सकते हो। सो फादर्स के लिए वो क्या होता है कि अरे बाप रे कितनी लीव्स गिर गई, अब फिर इनको सारा साफ करना पड़ेगा। सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट पोम एंड इसमें हमें सब पता है बिकॉज इट इज़ नथिंग दैट वी कैन नॉट कनेक्ट विथ, वी कैन कनेक्ट विद एवरीथिंग अबाउट अ ट्री, राइट। इसमें अगर हम चाहें तो अगर हम साइंस के कॉन्सेप्ट्स में देखेंगे तो वो जो है सॉइल इरोजन में हेल्प करता है, इसमें हेल्प करता है, उसमें हेल्प करता है, बट हियर वी आर कनेक्टिंग एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द लिटिल थिंग्स दैट एड अप टू द लाइफ एंड वी ऑल हैव फेल्ट इट, वी हैव बीन थ्रू इट, वी हैव विटनेस्ड ट्रीज इन ऑल दीज वेज, जिसको अभी हमारे पोएट ने मेंशन किया है। नाउ लेट्स लुक एट अ क्विक समरी। The poem Trees is a long catalogue describing the various advantages of trees. So ये जो एक पोम है, जो हमारी जो ट्रीज पोम है, ये एक लॉन्ग कैटलॉग है। कैटलॉग क्या होता है, जहाँ पे हम एक बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन कर रहे हैं। एक तरीके से इस पूरे पोम में देर इज़ नो पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम, रिपीटेशन हुआ है बट देर इज़ नो राइमिंग स्कीम। और इसमें हमने क्या किया, वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ट्रीज, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। Every person who looks at a tree appreciates it. कोई भी इंसान एक ट्री को देखता है तो वो उसको अप्रिशिएट करता है। Nobody would say अरे यार ये ट्री यहाँ पे क्यों आ गया। चाहे आपके घर में हो, चाहे वो एक फ्रूट वाला ट्री हो, चाहे वो एक बहुत बड़ा banyan ट्री हो। हमारे यहाँ तो ट्रीज की we worship trees as well. So trees are very important. So trees are the source of sustaining life. They provide food एंड शेल्टर। सो वो हमें लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं, वो हमें फूड भी प्रोवाइड करते हैं, वो शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं। दे आर लव्ड बाय चिल्ड्रन वाइल प्लेइंग गेम्स। और स्पेशली अगर आपके साथ आपने कभी ये फील किया हो, लाइक इफ़ यू हैव प्लांटेड अ स्मॉल प्लांट एंड जब वो ग्रो होके एक ट्री बन जाता है तो आपके इमोशंस बहुत अलग होते हैं। इनफैक्ट When you move from one place to another, तो आपको जो अपने घर की याद आती है तो उसमें आपको वो पेड़ भी याद आता है जिसके साथ आप बचपन में खेलते थे। They give shade and fruit and various other gifts. Trees are of giving nature. वो हमें बहुत कुछ देते हैं और वो हमें सिर्फ देते हैं, वो हमसे कभी कुछ नहीं मांगते। Shirley Bauer explains in the poem the benefits of trees in our life. So इस पूरी पोम में शर्ली बावर ने हमको ट्रीज के जो अमेजिंग बेनिफिट्स होते हैं वही बताए हैं। Trees give shelter to all living creatures, especially birds. So वो शेल्टर तो देते ही हैं, ट्रीज जो होते हैं हर क्रिएचर को, क्योंकि अगर देखा होगा तो उसमें एंट्स जो होते हैं वो अपने छोटे छोटे एंट हिल्स बना लेते हैं, बर्ड्स रहती हैं उसमें, स्पेशली बर्ड्स। ट्रीज और नेस्ट लाइक दे गो हैंड इन हैंड। सो उसमें स्पेशली बर्ड्स के होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, इवन इफ दे हैव टू रेस्ट तो दे टेक द शेड ऑफ ट्री।
Children love to play under the tree, games like hide and seek or swing on its branches. और जो बच्चे होते हैं they love to play around the trees or hide and seek or they just want to swing. Adults have tea parties under its shade. So not only adults, even the kids. So when they are making their strategies or when they are discussing, and if only they are sitting to read a book, they love to sit under the tree because it has a very beautiful positive vibe. Trees also make kites caught in their branches. तो जब भी whenever you fly a kite you have to make sure कि trees से अब जब ले रहे हो तो ऊपर से निकाल लो, otherwise क्या होता है, your kite will get stuck in the tree. If the tree is very tall then you would not be able to get your kite back. Trees provide tasty fruits like apples and pears and many more. They give us cool shade in summer and they keep us warm in winter by giving fuel in the form of timber. So अब हमें summers में ये shade provide करते हैं, but winter में जब हमें ये shade provide नहीं करते तब हम उसका wood use करते हैं जिसे हम जला के अपने आप को warm भी रखते हैं. So हर तरीके से जो trees होते हैं हमें हर कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं. Mothers find trees good for painting lovely pictures. Mothers को क्या लगता है, उनके जो kids हैं उनके लिए when they are learning how to paint, so जो tree की जो paintings होती हैं they are always very beautiful because it has a tree painting has a lot of shade. But they make fathers complain that in autumn they have lots of leaves to rake. लेकिन क्या होता है autumn season में जब उसकी leaves पूरे fall करते हैं जब गिर जाते हैं, सब fathers के ऊपर मुसीबत आ जाती है कि ओह इतना सारा कचरा अब मुझे साफ करना पड़ेगा. So this was our summary. Now let's look at the theme of the poem. Okay, I hope you understood it. It's a very easy poem और इसमें आप अपनी तरफ से भी बहुत कुछ add कर सकते हो. What is the theme of the poem? This poem talks about relationship between nature and human beings. हमारे बीच में और जो हमारे सराउंडिंग जो पूरा नेचर है उसके जो रिलेशनशिप है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. हाउ ह्यूमन्स आर कनेक्टेड विथ नेचर, नॉट ओनली ट्रीज बट एनिमल्स, एवरीथिंग अराउंड अस. हम हर जो ह्यूमन बींग्स हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन नेचर. हम बिना नेचर के कुछ नहीं कर सकते. इफ़ वी डोंट हैव एयर हाउ वुड वी ब्रीथ? इफ़ वी डोंट हैव वाटर व्हाट विल डाई, राइट? एंड सिमिलरली इफ देयर आर नो ट्रीज then the entire ecosystem will get badly disturbed. It talks about the materialistic and aesthetic and emotional needs of trees. हमें जो trees हैं तो वो उसके साथ जो हमारी नीड्स हैं वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक नहीं है. मटेरियलिस्टिक का मतलब क्या होता है कि हमें उससे जैसे फ्रूट्स मिल रहे हैं या हमें उससे वुड मिल रहा है जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं या जिससे हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं. सो सिर्फ मटेरियलिस्टिक यूज़ नहीं है ट्रीज़ का, एस्थेटिक भी है. एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? ब्यूटी एंड अपीयरेंस. हम क्यों अपने जो घर होते हैं उसके आसपास बहुत सारे ट्रीज़ चाहते हैं? हम रोड्स के साइड्स में पूरी ट्रीज़ क्यों लगाते हैं? बिकॉज they look beautiful, they give a very pleasant and they give us a feel of a very pleasant environment around. और trees अगर होते हैं then we can breathe. Actually the fresh air is a gift for us from the trees. And emotional needs of trees. Emotional needs कैसे? Because हम ट्रीज़ के साथ बहुत इमोशनली कनेक्ट कर सकते हैं. वी लव देम व्हेन दे आर ग्रोइंग इन आवर गार्डन एंड व्हेन दे ग्रो विद अस, सो वी काइंड ऑफ कनेक्ट विद देम. सो हमारी इमोशनल नीड्स भी अटैच्ड होती हैं ट्रीज़ के साथ. द पोएम शोज द पोएट्स लव फॉर ट्रीज एंड ओवरऑल हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी पोएट हैं उनको ट्रीज से कितना प्यार है, राइट? सो दिस वॉज द थीम. नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर. Structure means we are talking about the rhyming scheme, we are talking about the different stanzas और जो couplets अगर होते हैं, so वो सारी चीज़ें. The poem comprises of 16 independent lines, each starting with the same line. Now here we are talking about first repetition. There is a repetition. Every sentence has started with the word trees. लेकिन these are all 16 independent lines, which means ऐसा कुछ नहीं है कि first line is dependent on the second line. There is no connect.
So it is not divided into stanzas. If you will look at your poem, there are no stanzas. ये पूरी बस एक जो है पूरा continuous 16 independent lines है. There is no rhyme scheme to the poem. And the poem has no rhyme scheme. So remember this thing, that this poem, first it has 16 independent lines, there is no rhyme scheme, there are no stanzas, and it is like there is no rhyme scheme. This is known as the entire structure of the poem. ठीक है? So let's move ahead. It is the attitude with which the poet has written the poem. Now हम बात कर रहे हैं टोन की. ये टोन क्या होता है? हमने बहुत बार डिस्कशन किया है. टोन कैसा था? ह्यूमरस था, टोन इंफॉर्मेटिव था. तो यहाँ पे टोन मतलब पोएट ने किस एटीट्यूड के साथ आपकी पोएम लिखी है उसको बोलते हैं टोन ऑफ द पोएम. The tone of this poem is light-hearted and cheerful. When the poet is telling us about all the advantages, all the benefits of trees, she is happy to tell us. She is happy and she is cheerful to tell us. So that is your first tone. And second, it is light-hearted. ऐसा कुछ नहीं कि आपके दिमाग में बड़ा जोर आ रहा है और you're emotionally like आपको hamper किया जा रहा है. कहीं कुछ नहीं है. So it is a very light poem. So light-hearted and cheerful. So we are done with discussion over our poem. हमने line by line पूरी poem read कर ली, summary देख ली, tone देख लिया, theme देख लिया और structure देख लिया. So now let's quickly start with the NCERT questions and the solutions. And I hope अगर कोई भी doubt होता है, so please tell me and I'll sort it out. So let's move ahead with the questions. What are the games or human activities which use trees or in which trees also participate? So ये question is like an open-ended question है. How does a tree help you to play with it? आप कैसे trees के around खेलते हो? So the games or human activities which use trees or in which trees also participate. क्या क्या होता है? हम hide and seek खेलते हैं, हम उसकी shade use करते हैं, हम उसके अंदर टी पार्टीज अंडर में टी पार्टीज करते हैं और क्या करते हैं. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू राइट. सो लेट्स लुक एट आवर आंसर. द गेम्स और ह्यूमन एक्टिविटीज विच यूज ट्रीज और इन विच ट्रीज ऑल्सो पार्टिसिपेट आर. पहला, हाइड एंड सीक खेलने के लिए. सो ट्रीज आर यूज बाय चिल्ड्रन टू हाइड वाइल प्लेइंग हाइड एंड सीक. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, चिल्ड्रन मेक ट्री हाउसेज टू प्ले. हम ट्री हाउस भी तो बनाते हैं. सो सेकेंड पॉइंट हो गया ट्री हाउस, फर्स्ट हो गया हाइड एंड सीक. सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है? अडल्ट्स हैव देयर टी पार्टीज अंडर द शेड ऑफ ट्रीज. अडल्ट्स जो होते हैं वो टी पार्टीज करते हैं. Adults also use them as a scene to paint. Not only adults, even kids. I'm sure you must have painted a tree or two. So painting करने के लिए भी हम use करते हैं. और किस चीज़ के लिए use करते हैं? और बहुत सारे uses होते हैं. So if you get to know or if you want to write, you can write. Please remember that it is literature we are talking about. It's all about creativity. It's all about how you connect with it. Right? So if you connect with it, you will get a lot of thoughts and you just have to pen them down. Next is, trees are to make no shade in winter. What does this mean? Contrast this line with the line immediately before it. So trees are to make no shade in winter. इसका मतलब क्या था कि trees जो है winter में क्योंकि उसकी पूरी leaves fall हो जाती हैं, so they do not provide us any shade. So we have to explain this line. Trees प्रोवाइड शेड ड्यूरिंग द स्कॉचिंग समर. हमें पता है ट्रीज जो हैं, जो स्कॉचिंग मतलब बहुत जो तेज धूप होती है, सो जला देने वाली धूप. सो स्कॉचिंग समर में वो हमें शेड प्रोवाइड करते हैं. ड्यूरिंग विंटर ट्रीज शेड देयर लीव्स एज पीपल एंजॉय सन ड्यूरिंग विंटर्स. सो विंटर में क्या होता है? वी डू नॉट वांट शेड, वी वांट सन. हमें चाहिए होती है वो एकदम सुनहरी सी धूप जिसमें जाके हम थोड़ा सा अपने आप को सेक लें. सो during winter, trees shed their leaves as people enjoy sun during winters. Hence, trees are to make no shade in winter. So, trees are to make no shade in winter का इसका मतलब होता है कि क्योंकि हमें winters में shade नहीं चाहिए होता, we would want to enjoy the sun. That's why we do not want shade, and that is the meaning of this sentence. Now, second, trees are for apples to grow on or pears. Do you agree that one purpose of a tree is to have fruit on it?
or do you think this line is humorous? सो ऑब्वियसली आपको क्या लगता है, द क्वेश्चन सेज, आपको लगता है कि जो ट्रीज में जो फ्रूट्स उगते हैं, सो दैट इज वन बेनिफिट ऑफ ट्रीज, ये ट्री का एक पर्पस होता है. ऑब्वियसली ये ट्रीज का एक पर्पस होता है, क्योंकि द फ्रूट्स दैट दे बेयर, वी यूज देम, वी ईट देम, वी सेल देम, सो दैट्स हाउ आवर लाइवलीहुड ऑल्सो समटाइम्स डिपेंड ऑन दीज फ्रूट्स. So what is the answer? Yes, I agree that one purpose of a tree is also to provide fruits and eatables. क्योंकि not only fruits, हम जैसे अगर let's talk about a banana tree, तो banana tree का क्या है, उसके जो flowers होते हैं, we eat that, उसकी एक एक चीज़ we use the leaves, we use the branch, we use उसका जो पूरा जो trunk होता है, हम हर चीज़ उसमें use करते हैं. सो फ्रूट्स हमको, ट्रीज जो है वो हमें फ्रूट्स और ईटेबल्स प्रोवाइड करते हैं. ह्यूमंस रिसीव अ लॉट ऑफ ईटेबल्स फ्रॉम ट्रीज. ह्यूमंस जो होते हैं उनको ट्रीज से बहुत सारे तरीके के खाने की चीज़ें मिलती हैं. नेक्स्ट वन इज, विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर try to rewrite some lines in the poem or add new ones of your own as the following example. Now, trees are for birds or to build nests in. Trees are for people to sit under. ये जो दो लाइन्स हैं ये पोम में नहीं है, लेकिन हमने अपने तरफ से अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से ये बनाई है. नाउ यू हैव टू डू समथिंग लाइक दिस. सो यू हैव टू यूज योर क्रिएटिविटी, अपने अंदर की पोएट को बाहर निकालना है, एंड यू हैव टू राइट टू लाइन्स. सो लाइक व्हाट वी हैव डन हियर इज, नाउ ट्राई टू कंपोज अ सिमिलर पोम. सो यू हैव टू कंपोज अ सिमिलर पोम about water or air, not about trees. You have to compose a poem about water or air. So here are two lines for your reference. You can always use your own creativity and write your own poem, and only two lines, and I'm sure you can do it. Air is for people to breathe in. Air is for kites to fly high in the sky. Very simple. So that is it, and we are done with this very short poem, right? If you have any doubts, वैसे I'm sure नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर कोई भी डाउट होता है तो please do let me know and I'll clear all your doubts in the next video. Till then, thank you. Keep watching. Stay safe. Stay connected. Bye bye.